जब रे वापस डंजन में कदम रखता है तब वो एक चीज क्लियर कर देता है कि वो अभी स्कल डीमन को हरा नहीं सकता, जिस पर वो पहले इम्प्स का खात्मा करता है। एक स्लैश में एक को खत्म करता है और आइस नीडल स्किल उसकी हो जाती है। इसके बाद वो एक क्रीचर को फायरबॉल से राख बना देता है। फिर दूसरा इम्प डर जाता है, लेकिन स्कल डीमन उसे सिंपली दोबारा रीसमन कर देता है, जिस पर रे को उसे फिर से मारना पड़ता है ताकि वो इनफ लेवल्स अर्न कर पाए और सर्वाइव कर सके। लेकिन रियल टर्निंग पॉइंट तब आता है जब रे लेवल 30 हिट करता है और स्किल सिंथेसिस अनलॉक कर लेता है, जिस पर एक रिस्की मूव में वो आइस नीडल को फायरबॉल के साथ फ्यूज कर देता है और एक ब्रांड न्यू अटैक बन जाता है, फायरलांस। ये स्कल डीमन के माना बैरियर को टेयर कर देता है, जिस पर रे ब्रेक थ्रू कर लेता है और एक सिंगल पंच में वो फाइनली डीमन की ओन डिफेंसेस स्टील कर लेता है। इसके बाद स्कल डीमन गिरते ही रे एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट भी स्टील कर लेता है। फिर एक हग ग्रीन माना स्टोन ड्रॉप होती है, जिस पर रे एक ही दिन में लेवल 33 तक जंप कर जाता है। लेकिन कुछ टाइम पहले तक वो ऐसा नहीं था। कुरासाकी काई, एक ड्यूअल कलर प्रोडिजी जिसे पर्पल किंग के नाम से जाना जाता है, उसके शैडो में उसका ओल्डर ब्रदर हमारा मैन कैरेक्टर रे खड़ा रहता है, जो कंप्लीटली कलरलेस होता है और मैजिकली इनर्ट भी। रे होप को क्लिंग करता रहता है अपने ब्रदर की पार्टी में एक पोर्टर बनकर। फिर वो लोग एक डंजन बॉस को कन्फ्रंट करते हैं, क्रोनोस, टाइम और स्पेस का गॉड, जिस पर क्रोनोस बस हाथ वेव करता है और एफर्टलेसली पूरी पार्टी को अनाइलेट कर देता है, काय को भी। रे कॉर्नर हो जाता है और सामने सर्टेन डेथ होती है, जिस पर उसकी डेस्पिरेशन एक सील्ड फॉरबिडन पावर अनलॉक कर देती है, स्किल ड्रेन। फिर अपने फाइनल डिफाइंट एक्ट में वो क्रोनोस की ओन रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटी स्टील कर लेता है, रिवाइंड। ये पावर का सर्ज जो पैनिक और रिग्रेट से फ्यूल्ड होता है, सिर्फ एक मोमेंट रिवाइंड नहीं करता, बल्कि रे खुद टाइम के थ्रू भेज दिया जाता है और वो इयर्स पास्ट में अवेकन हुआ से आपास में अवेकन होता है, स्टोलन पावर ऑफ अ गॉड के साथ और एक बर्निंग रिजॉल्व के साथ। इस बार वो अपनी डेस्टिनी खुद मास्टर करेगा। रे पूरी तरह शॉक्ड होता है। फिर जब वो विंडो से बाहर देखता है तो उसे और भी शॉकिंग चीज दिखती है। इन्वर्टेड कासल अभी भी व्हाइट है, जबकि वो पिच ब्लैक होना चाहिए था। अपेरेंटली इन्वर्टेड कासल 7 इयर्स पहले तक प्योर व्हाइट था, लेकिन धीरे धीरे ब्लैक होता गया और जब वो पूरी तरह डार्क बन गया तब वो डोर ओपन हुआ जिसने क्रोनोस को अनलीश कर दिया। अचानक रे को समझ आता है कि उसने असल में क्रोनोस से रिवाइंड एबिलिटी स्टील करके खुद को पास्ट में भेजा है, जिस पर वो अपना फोन उठाता है डेट कंफर्म करने के लिए और उसे रियलाइज होता है कि वो पूरे 7 साल पीछे आ चुका है। क्यूरियस होकर रे अपना स्टेटस विंडो खोलता है अपनी स्किल लिस्ट देखने के लिए और शॉकिंगली रिवाइंड स्किल गायब है, लेकिन स्किल ड्रेन अभी भी रिमेन करती है। इवन दो रिवाइंड गॉन है, रे खुश होता है क्योंकि 10 सालों से वो बस एक सिंगल स्किल चाहता था और अब उसके पास स्किल ड्रेन है तो उसे फील होता है कि वो फील हो जाता है। तभी उसके फोन पर रिमाइंडर आता है जो उसे याद दिलाता है कि आज ही मेज एग्जाम है, जिस पर रे मेज एसोसिएशन HQ जाता है, जो मेजेस और डंजन कॉन्क्वेस्ट्स के अफेयर्स हैंडल करता है। वो सीमिंगली न्यू हेडक्वार्टर्स में स्टेप करता है और फ्रेश एयर लेने से पहले ही पीछे से कोई ड्यूड उसे कलरलेस बोलता है। रे टर्न होकर देखता है और वो ड्यूड्स गोटो और ओ होते हैं। ये दोनों उसके ब्रदर के सबॉर्डिनेट्स होते हैं और यही वो लोग थे जो क्रोनोस के रूम में मरे थे। गोटो और ओ रे का मजाक उड़ाते हैं कि वो फिर से मेज एग्जाम देने आया है। वो उसे बताते हैं कि उसकी मेहनत पॉइंटलेस है क्योंकि वो कितनी भी बार टेस्ट दे ले वो हमेशा कलरलेस ही रहेगा। रियल में ये पहली बार नहीं है जब रे ने मेज एग्जाम दिया है, लेकिन वो बार बार देता रहा क्योंकि वो गिव अप नहीं करना चाहता था, जिस पर वो इनके साथ खेलना नहीं चाहता और उनकी हैंड स्लैप करके बोलता है कि उसे छोड़कर चले जाएं। फिर मोमेंटरीली वो एग्जामिनर्स ऑफिस में पहुंचता है जहां वो एग्जामिनर हिनाता राइनर से मिलता है, जो एक B रैंक मेज है। हिनाता भी रे को देख देखकर टायर्ड हो चुकी होती है, जिस पर वो उसे बोलती है कि अगर वो ऐसे ही ट्राई करता रहा तो इवेंचुअली वो खुद को किल करवा लेगा। रे हिनाटा को अश्योर करता है कि इस बार सब कुछ डिफरेंट होगा। हिनाटा के पास कोई चॉइस नहीं बचती और वो रे के साथ एग्जाम वेन्यू तक जाती है और क्योंकि रे ने ये एग्जाम कई बार दिया है उसे किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती है। अपेरेंटली उसे एग्जाम पास करने के लिए गॉब्लिन्स से 3 माना स्टोन्स कलेक्ट करने होते हैं। जिन लोगों की कोई स्किल अवेकन हो चुकी होती है उनके लिए ये यूजुअली डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, लेकिन रे हमेशा इसमें स्ट्रगल करता रहा है। पर उसी दिन एक शॉकिंग इवेंट भी हुआ था। एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर लेवल 1 डंजन में अपीयर हुआ जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। जैसा रे एक्सपेक्ट कर रहा था वही मॉन्स्टर दूर दिख जाता है मेनेसिंग लुक के साथ। ये मॉन्स्टर रेड कैप गॉब्लिन निकलता है जो लेवल 37 मॉन्स्टर है। हिनाता ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, जिस पर वो सोचने लगती है कि इतना डेंजरस मॉन्स्टर डंजन में प्रेजेंट कैसे है। हिनाता अपना सोर्ड निकालती है और रे को बोलती है रन करने के लिए ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन रे जानता है कि लेवल डिफरेंस ओवरवेलमिंग है। रिग्रेशन से पहले हिनाटा इस मॉन्स्टर से हार गई थी क्योंकि वो फाइट कर रही थी ताकि रे सेफ निकल सके। हिनाता इतनी बीटन अप हो गई थी कि उसे मेज के तौर पर रिटायर होना पड़ा। रे ने खुद को ब्लेम किया था क्योंकि हिनाता का मेज करियर उसकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से पूरी तरह ट्रैश्ड हो गया था, लेकिन इस बार रे प्रिपेयर्ड है चीजें स्विच करने के लिए। रे अपना शॉर्ट सोर्ड निकालता है
और जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ डैश करता है वो शॉर्ट स्वॉर्ड उस पर थ्रो कर देता है। अपेरेंटली मॉन्स्टर के पास एक स्किल होती है जो उसकी फिजिकल एबिलिटीज एनहांस करती है, और जैसे रे एक्सपेक्टेड करता है मॉन्स्टर आसानी से स्वॉर्ड डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर मॉन्स्टर राई की तरफ एडवांस करता रहता है, जिस पर रे उसके हेड पर जोर से पंच कर देता है। इससे मॉन्स्टर पिस ऑफ हो जाता है, और जैसे ही वो राई को प्यूनिश करने वाला होता है रे की पावर मॉन्स्टर से बॉडी एनहांसमेंट स्किल स्टील कर लेती है, जिससे रे के फिजिकल स्टैट्स इंप्रूव हो जाते हैं। गॉब्लिन शॉक में खड़ा रह जाता है और सोचता है कि वो इतना पावरलेस और यूजलेस क्यों फील कर रहा है, और जब तक वो समझ पाता राय आसानी से मॉन्स्टर को हेड से नीचे तक हाफ में कट कर देता है। हिनाता स्टन्ड रह जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि RY ने रेड कैप को सिर्फ एक स्ट्राइक में डिफीट कर दिया है, और रे खुद अपनी एबिलिटी स्किल ड्रेन से अमेज्ड हो जाता है क्योंकि ये इतना इंप्रेसिव निकलती है। वो खुशी में खोया रहता है। तभी हिनाता उसे रियलिटी में वापस ले आती है और पूछती है कि उसने मॉन्स्टर को डिफीट कैसे किया। रे समझ जाता है कि अगर उसने ब्लैक स्किल्स के बारे में बताया तो प्रॉब्लम हो सकती है, जिस पर वो हिनाता को बोलता है कि ये बस कोइंसिडेंस था। हिनाता राई पर स्क्रीम करती है कि वो लाइंग करना बंद करे क्योंकि एबनॉर्मल मॉन्स्टर डंजन में आ चुका है, इसलिए एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। हिनाता राई को बताती है कि ये इवेंट हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करना होगा। रे खुद के बारे में वरीड होता है और हिनाता को रिमाइंड करता है कि उसे अभी भी 2 माना स्टोन्स कलेक्ट करने हैं, लेकिन हिनाता उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि ये सिचुएशन माना स्टोन सोचने की नहीं है क्योंकि ये डेंजरस है। लेकिन फेट के हिसाब से 2 रेगुलर गॉब्लिन्स डिस्टेंस में दिख जाते हैं, जिस पर रे इंस्टेंटली उन्हें टेक डाउन कर देता है उनके हेड स्लाइस करके। ये देखकर हिनाता और भी शॉक्ड हो जाती है और उसका माउथ ओपन रह जाता है। राय फिर उन गॉब्लिन्स के ड्रॉप्ड माना स्टोन्स पिक करता है और लेडी से पूछता है कि क्या वो इन्हें ले सकता है। हिनाता इतनी स्टन्ड होती है कि वो जवाब भी नहीं दे पाती और मोमेंटरीली वो दोनों हेडक्वार्टर्स रिटर्न करते हैं। थोड़ी देर बाद हिनाता रे की मेज लाइसेंस लेकर आती है। उसे ऑफिशियली मेज स्टेटस मिल जाता है और उसे C रैंक में प्लेस किया जाता है। रे लाइसेंस लेता है और थोड़ा स्माइल करता है क्योंकि उसे यहाँ तक पहुंचने में काफी टाइम लग गया था। हिनाता उसे एक्सचेंज डिटेल्स भी दिखाती है उन माना स्टोन्स की जो उसने कलेक्ट किए थे। अपेरेंटली माना स्टोन्स एक वैल्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जो CO2 एमिट नहीं करती। एनर्जी सोर्स होने के साथ साथ इन्हें एसोसिएशन को सेल भी किया जा सकता है। रे मानता है कि रेड कैप मॉन्स्टर को डिफीट करना, जो एक हाई रैंक है, उसे डिसेंट पे दिलाएगा। रे पेमेंट डिटेल्स चेक करता है और वो ऑलमोस्ट शॉक में स्क्रीम कर देता है क्योंकि अमाउंट बहुत ह्यूज होता है। गॉब्लिन्स को डिफीट करने के लिए उसे 1000 मिलते हैं, लेकिन रेड कैप अकेला ही उसे 3 मिलियन दे देता है, जिस पर हिनाता उसे बोलती है कि अभी अपना दिमाग मत उड़ाना क्योंकि उसने रेड कैप डिफीट किया है। रे अभी भी सरप्राइज होता है क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं था कि मेजर्स इतना पैसा कमाते हैं, जिस पर हिनाता उसे बताती है कि वो इससे भी ज्यादा कमा सकता है। ये सुनकर रे क्यूरियस हो जाता है और वो हिनाटा से डंजन्स के बारे में पूछता है। हिनाटा से बात करने के बाद रे एक C रैंक डंजन की तरफ जाता है जो उसके लिए रिजर्व किया गया होता है, जिस पर रे अवे में रह जाता है क्योंकि पहले वो सोलो डंजन में एंटर ही नहीं कर पाता था, लेकिन अब अपनी न्यू पावर के साथ उसे फुल कॉन्फिडेंस होता है कि वो फ्यूचर चेंज कर सकता है। जैसे ही वो डंजन में स्टेप करने वाला होता है अचानक उसे एक स्किल पकड़ लेती है जिसका नाम माना हैंड होता है, जिस पर रे फ्रस्ट्रेशन में पीछे देखता है और उसकी सरप्राइज के लिए उसे गोटो और ओइंक पकड़े होते हैं। ओइंक और गोटो उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो सोलो डंजन में जाने की कोशिश कर रहा है और बोलते हैं कि ये रूल्स के अगेंस्ट है। स्कॉनफुल फेस के साथ रे उन दोनों को बोलता है कि उसे परमिशन है क्योंकि उसने मेज एग्जामिनेशन पास कर लिया है। ये सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो क्रॉनिक लायर है। फिर गोटो रे के पास आता है और माना हैंड से उसका हेड नीचे पुश कर देता है, जिस पर वो बोलता है कि अगर सच में अवेकन हुआ है तो स्किल्स दिखा। अपेरेंटली माना हैंड एक स्किल है जो माना को कॉम्प्रेस करके फिजिकल प्रॉपर्टी बना देती है। एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट होने के बावजूद रे रियलाइज करता है कि वो एक्चुअली ब्रेक फ्री नहीं हो सकता है, लेकिन रे टफ सिचुएशन में गिव अप करने वाला नहीं होता, जिस पर वो गुस्से में गोटो को हेडबट कर देता है। गोटो पीछे स्टंबल करता है और उसी टाइम रे उसका माना हैंड स्किल स्टील कर लेता है। रे के पास जैसे ही माना हैंड आ जाती है, गोटो ने जो माना हैंड उस पर लगाया था वो डिसेबल हो जाता है। फिर रे के बॉडी से एक ओवरवेलमिंग ब्लू ऑरा निकलता है जो गोटो और ओइंक को शॉक कर देता है। रे टाइम वेस्ट नहीं करता और माना हैंड को यूज करके गोटो को पकड़ लेता है, जिस पर वो उसे फोर्स करता है मानने के लिए कि रे सच में अवेकेंड है, लेकिन ओइंक रे को क्रेडिट देने से मना कर देता है और वो उस पर फायरबॉल से अटैक करता है, जिस पर रे एनहांसमेंट स्किल एक्टिवेट करता है और उसी से फायर अटैक को कट कर देता है। ये देखकर ओ शॉक हो जाता है। वो अभी समझ ही रहा होता है कि हुआ क्या, तभी रे एक ब्लो मारता है जो उसे पूरे रूम के अक्रॉस फेंक देता है। अब गोटो शॉक हो जाता है कि रे बॉडी एनहांसमेंट भी यूज कर सकता है। पेन में राइटिंग करते हुए ओ रे से पूछता है कि क्या वो अब ड्यूअल कलर्ड मेज बन गया है। रे सिंपली बोल देता है नहीं, और तभी उसका ड्रेन स्किल ओ का फायरबॉल भी स्टील कर लेता है, जिससे उसकी स्किल लिस्ट में बेसिकली एक और कलर ऐड हो जाता है। ओइंक का जॉ ऑलमोस्ट ड्रॉप हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी 3 कलर्स वाला मेज ना देखा है ना सुना है। रे उसे दिखा देता है कि वो कितना डेंजरस है। वो उस पर फायरबॉल शूट कर देता है, जिस पर ओइनक ऑलमोस्ट डर के मारे पिस करने वाला हो जाता है। रे फिर उनसे पूछता है कि क्या वो अभी भी फाइट करना चाहते हैं,
लेकिन दोनों डर के मारे एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर टेल बिटवीन लेग्स लेकर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद रे समझ जाता है कि अगर काय को बाद में पता चला कि क्या हुआ तो वो खुश नहीं होगा, क्योंकि रे बेसिकली काय का लैब डॉग था, और अगर काय को पता चला कि रे ने स्किल अवेकन कर ली है तो वो डेफिनेटली उसे क्रश करने आ जाएगा। काय ऑलरेडी लेवल 50 तक पहुंच चुका होता है और वो मॉडर्न ईरा के स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर्स में से एक होता है। काय के अलावा रे ये भी समझता है कि उसे उस स्केरी डंजन की भी टेंशन लेनी पड़ेगी जो बहुत जल्द ओपन होने वाला है, ताकि वो फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए खुद को तैयार रख सके। रे जानता है कि उसे अपना लेवल जितना हो सके उतना रेज करना है और वो डंजन में स्टेप कर देता है। अपेरेंटली लेवल ही स्ट्रेंथ की फाउंडेशन होती है और लेवलिंग अप करने से मेज नई स्किल सीख सकता है जो टोटल माना पूल इंक्रीज करती हैं। इससे ये भी बढ़ जाता है कि मेज एक साथ कितना माना कंट्रोल कर सकता है। रे डंजन में स्ट्रोल कर रहा होता है, तभी अचानक उसे लेवल 38 फ्लेम विजर्ड एम्बुश कर देता है। विजर्ड के आसपास कई फायरबॉल्स होते हैं। ये देखकर रे टेरिफाइड हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक फायरबॉल ही मैनेज कर पाता है। विजर्ड ये सब लेवल डिफरेंस की वजह से कर पाता है। फिर विजर्ड अपने फायरबॉल्स राई पर हर्ल करता है। रे एक फायरबॉल ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन बाकी फायरबॉल्स डॉज करने के लिए उसे पोजीशंस चेंज करनी पड़ती है। रे समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर को हेड ऑन डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज हमेशा सेम रहती है, स्किल यूज करने के बाद हमेशा एक ओपनिंग आती है जिस पर रे मौका नहीं छोड़ता और वो ग्रेट स्पीड के साथ विजर्ड की तरफ डैश करता है। ओपनिंग सिर्फ 2 सेकंड्स की होती है, लेकिन विजर्ड उस टाइम पर टोटली पावरलेस हो जाता है। उसी मोमेंट में रे विजर्ड को इतना हार्ड पंच करता है कि वो उड़ता हुआ दूर चला जाता है और साथ ही रे उसका फायरबॉल स्किल भी स्टील कर लेता है। विजर्ड जमीन पर गिर जाता है और जब वो अपना अटैक अनलीश करना चाहता है उसे रियलाइज होता है कि वो पावरलेस हो चुका है। फिर रे उसे उसकी ही मेडिसिन का टेस्ट देता है और उस पर 5 फायरबॉल्स हर्ल कर देता है। इतनी हग फायर पावर विजर्ड को ओवरवेल्म कर देती है और वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। विजर्ड के किल होते ही रे को नोटिफिकेशंस मिलते हैं कि वो लेवल अप हो गया है। रे रियलाइज करता है कि हायर लेवल मॉन्स्टर्स डिफीट करने से टर्न ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। इवन दो हायर रैंक्ड मॉन्स्टर्स को लेना काफी डिफिकल्ट होता है, रे समझ जाता है कि स्किल ड्रेन उसे एज देता है। रे अपना स्टेटस विंडो चेक करता है और देखता है कि वो लेवल 12 तक क्लाइम कर चुका है। अब रे अपने लिए लेवल 30 का स्टैंडर्ड सेट कर लेता है। फिर वो डंजन में कट करता हुआ आगे बढ़ता है, मॉन्स्टर्स को लेफ्ट और राइट अनाइलेट करता है और देखते ही देखते रे लेवल 27 तक पहुंच जाता है। लेकिन रे रियलाइज करता है कि अब वो स्लो हो रहा है, क्योंकि लेवलिंग अप टफर होती जा रही है। रे समझ जाता है कि लेवल 30 रीच करने के लिए उसे हायर लेवल ओपोनेंट्स डिफीट करने पड़ेंगे। फिर रे डंजन के डीपेस्ट पार्ट में जाता है जहां उसे बॉस रूम मिलता है। रे खुश हो जाता है क्योंकि ये वही परफेक्ट चीज होती है जिसकी उसे जरूरत थी। रे डोर फ्लिंग करके ओपन करता है और जैसे ही वो रूम में स्टेप करता है उसे 2 लेवल 30 इम्प्स और 1 लेवल 45 स्कल डीमन दिखता है। राय कॉशियस हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि इनके टेक्निक्स स्टील करके उसे एज मिल जाएगा। रे स्कल डीमन की तरफ डैश करता है हिट लैंड करने के लिए, लेकिन सरप्राइज की बात यह होती है कि मॉन्स्टर के आसपास एक माना बैरियर होती है जो रे को स्किल ड्रेन एक्टिवेट करने नहीं देती। स्कल डीमन चीजें और हार्ड कर देता है। वो राय की तरफ चार्ज करता है और ऑलमोस्ट उसका हेड रिप करने वाला होता है, लेकिन रे समहाउ डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर के सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी को देखकर रे समझ जाता है कि उसे कुछ यूजफुल करना पड़ेगा, तभी वो इसे डिफीट कर पाएगा। क्योंकि उसके पास अभी स्कल डीमन को ड्रेन करने की पावर नहीं होती, इसलिए वो इम्पेस के पीछे जाता है। रे एक इम्प को कट डाउन करता है और उससे आइस नीडल स्किल स्टील कर लेता है। इसके बाद वो उसे फायरबॉल से बारबेक्यू बना देता है। दूसरा इम्प अपने दोस्त को फायर डेकोरेशंस बनते देखता रहता है, लेकिन वो इतना डर जाता है कि मूव ही नहीं करता। अब रे के पास आइस नीडल आ चुकी होती है। रे स्कल डीमन पर फोकस करता है और आइस नीडल अटैक से उसे हिट करता है, जिससे उसकी माना बैरियर क्रश हो जाती है। लेकिन जो आईएमपी डिफीट हुआ था वो स्कल डीमन की पावर से इमीडिएटली रिजमन हो जाता है। इवन दो ये रे के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है, वो कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि एम्प्स को डिफीट करने से उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और यही उसे चाहिए भी होता है। रे एम्प को फिर से टेक डाउन करता है और उसे एक और लेवल अपग्रेड मिल जाता है। रीसेंट लेवल अपग्रेड की वजह से रे जितना माना कंट्रोल कर सकता है वो भी इंक्रीज हो जाता है और इसके साथ ही वो एक नई एबिलिटी अनलॉक करता है, स्किल सिंथेसिस। रे रिलीव्ड हो जाता है क्योंकि ये एग्जैक्टली वही होता है जो वो चाहता था। रे टाइम वेस्ट नहीं करता और न्यूली एक्वायर्ड स्किल सिंथेसिस से आइस नीडल और फायरबॉल को कंबाइन कर देता है। रेड और ब्लू स्किल्स मर्ज होकर एक फायर लांस बना देती हैं, जिस पर राई फायर लांस को स्कल डीमन की तरफ शूट कर देता है। स्कल डीमन हमेशा की तरह अपना माना बैरियर खड़ा कर देता है, लेकिन फायर लांस उसे वीकन कर देती है, जिस पर राई को चांस मिल जाता है और वो ब्रेक थ्रू करके अपने पंच से उसके पास पहुंच जाता है। स्कल डीमन को हिट करते ही राय उससे माना बैरियर स्टील कर लेता है, लेकिन वो यही नहीं रुकता है, वो एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट भी स्टील कर लेता है, जिससे स्कल डीमन टोटली कंफ्यूज्ड और पावरलेस हो जाता है। इसके बाद रे रूथलेस तरीके से स्कल डीमन को फिनिश ऑफ करता है। वो फायर लांस उसके चेस्ट में पुश कर देता है और उसे पूरा फायर में इंगल्फ कर देता है।
स्कल डीमन को टेक आउट करते ही एक लार्ज ग्रीन माना स्टोन ड्रॉप होती है और रे लेवल 28 से सीधे लेवल 33 पर जंप कर जाता है। रे टफ मॉन्स्टर को डिफीट करके एक साई ऑफ रिलीफ लेता है। ये सब स्किल सिंथेसिस एबिलिटी की वजह से हो पाता है। अपेरेंटली ये एक एडवांस्ड टेक्निकन होती है जो और भी पावरफुल स्किल्स बनाने के लिए होती है और ये अराउंड लेवल 30 से अवेलेबल होती है। यही वो चीज थी जिसकी आरवाई को उम्मीद थी और वो खुश होता है कि वो टाइम पर इसे पुल ऑफ कर पाया। रे अपना विनर वाला मोमेंट एंजॉय कर रहा होता है, तभी सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने लेवल रिक्वायरमेंट मीट कर ली है और स्किल ड्रेन के थ्रू वो जितनी स्किल्स रिटेन कर सकता है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके स्किल स्लॉट्स 3 से 5 हो जाते हैं। रे स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि अब आगे सब कुछ उसके लिए और इजी होने वाला है। सब कुछ चेक करने के बाद वो डंजन से बाहर निकलता है और हेडक्वार्टर्स की तरफ जाता है ग्रीन माना स्टोन सबमिट करने के लिए। हिनाता पूरी तरह ब्लोन अवे हो जाती है जब उसे पता चलता है कि राय ने स्कल डीमन डिफीट किया है और वो भी सिर्फ एक दिन में लेवल 33 तक पहुंच गया है। रे नर्वस स्माइल करता है और बोलता है कि बस लकी हो गया, लेकिन हिनाता उसे बताती है कि एक दिन में लेवल 30 के ऊपर जाना अनहर्ड ऑफ है। हिनाता उसे ये भी बताती है कि उसके करंट लेवल पर वो बी रैंक मेज भी बन सकता है। तब पीछे से एक फेमिलियर वॉइस एको करती है और उसके साथ एक टेरिफाइंग ऑरा भी आता है। ये वॉइस कोई और नहीं, उसका ब्रदर काय होता है। काय को लगता है कि ये मिस्टेक है क्योंकि राय भी रैंक हो ही नहीं सकता। काय आगे बोलता है कि राय तो एक कलरलेस डूड है जिसमें कोई टैलेंट ही नहीं है, जिस पर हिनाता राय को डिफेंड करती है और बोलती है कि उसने रेड कैप और स्कल डीमन दोनों डिफीट किए हैं। ये सुनते ही काय लूज कर देता है और इंस्टेंटली रे पर अटैक कर देता है। वो एक पावरफुल पंच उसके चेस्ट पर मारता है। रे उसे ब्लॉक कर लेता है न्यूली एक्वायर्ड मोनोगार्ड से। काय स्माइल करता है और उसे बोलता है केयरफुल रहने के लिए। रे की ब्लॉक करने वाली एबिलिटी देखकर काय फाइनली वो रूमर बिलीव कर लेता है कि उसका ब्रदर अवेकन हो चुका है स्किल्स के साथ। लेकिन काय इतना इंप्रेस्ड नहीं होता। वो राय को बोलता है कि अपनी बैग संभाल कर रखना क्योंकि वो देखना चाहता है कि वो कितना केपेबल है। हिनाता नोटिस करती है कि काय केयरलेस बिहेव कर रहा है, जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या वो फाइट के लिए गियर अप कर रहा है। काय बोलता है कि अगर आरवाई सच में बी रैंक है जैसा ये लोग क्लेम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा जब तक कि वो एक फॉल्स मेज ना हो जिसने स्नीक करके बी रैंक ले लिया हो। रे समझ जाता है कि काय की डिमांड्स रिजेक्ट करना फ्यूचर में उसके लिए एम्बैरेसमेंट और ट्रबल क्रिएट करेगा, जिस पर रे काय का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ये काय को शॉक करता है लेकिन सेम टाइम उसे और ज्यादा पिस्ड भी कर देता है। फिर दोनों हेडक्वार्टर्स अरीना की तरफ जाते हैं अपने डिफरेंसेस सेटल करने के लिए। रे समझता है कि उसे केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट के खिलाफ जा रहा है। उसे ये भी पता होता है कि उसे हर टाइम गार्ड पे रहना है क्योंकि उसका मैक्स कॉम्बो 3 बेसिक स्किल्स है जबकि काई का कॉम्बो 5 स्किल्स का है। इन नंबर्स से ही आरवाई श्योर हो जाता है कि अगर उसने हेड ऑन फाइट की तो वो लूज कर जाएगा। इसलिए फेयर बनाने के लिए राय डिसाइड करता है कि उसे कुछ स्पेशल लाना पड़ेगा। फाइट रेडी होते ही राय आइस नीडल से अटैक करता है और काय फायरबॉल से रिस्पॉन्ड करता है। दोनों अटैक्स बीच में क्लैश होते हैं जिस पर एक लाउड एक्सप्लोजन होता है और डस्ट का क्लाउड बन जाता है। इससे काय की विजन ब्लाइंड हो जाती है और इससे पहले कि काय समझ पाए रे बॉडी एनहांसमेंट के साथ उसके पास पहुंच जाता है। ये देखकर काय शॉक हो जाता है। काय सरप्राइज होता है कि उसका ब्रदर अब डुअल कलर विल्डर बन गया है। दूसरी तरफ आरवाई कैलकुलेट कर रहा होता है कि काय के पास कितनी स्किल माना लेफ्ट है क्योंकि उसने एक ऑलरेडी यूज कर ली है। जैसे जैसे रे क्लोजर आता है वो स्किल सिंथेसिस एक्टिवेट करता है और फायर लांस क्रिएट कर लेता है। काय ये देखकर सरप्राइज्ड होता है और उसे समझ आ जाता है कि उसका भाई अब 3 कलर स्किल्स भी यूज कर सकता है, लेकिन काय बिल्कुल भी वरीड नहीं होता। जैसे ही रे उसके पास पहुंचने वाला होता है काय उसे एक पावरफुल फायरबॉल से वेलकम करता है। वो फायरबॉल रे की फायर लांस डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे ग्राउंड पर गिरा देता है। रे हॉरर में आ जाता है क्योंकि उसकी फायर लांस जिसे यूज करने में 2 स्किल्स वर्थ माना लगता है उसे काय ने एक सिंपल स्किल से इजीली खत्म कर दिया। काय अपने ब्रदर का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि वो 3 स्किल कलर्स यूज कर सकता है, लेकिन वो काय से कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि काय टोटली डिफरेंट लेवल पर है। राय को उसकी जगह दिखाने के लिए काय उसके ऊपर डेडली फायरबॉल्स शूट करता है। राय को इधर उधर रन करके फायरबॉल्स डॉज करने पड़ते हैं और साथ में फायर लांस भी बनानी पड़ती है। राय फायर लांस काय पर शूट करता है लेकिन काय हमेशा की तरह फायरबॉल से रिस्पॉन्ड करता है। काय का फायरबॉल ब्रेक थ्रू कर जाता है और सीधे राय की तरफ आ जाता है, जिस पर राय तुरंत माना बैरियर खड़ा कर देता है, लेकिन उसका माना बैरियर काय की पावर के सामने टिक नहीं पाता और शैटर हो जाता है, जिससे राय फिर से ग्राउंड पर गिर जाता है। राय ग्राउंड पर होता है और काय उसकी तरफ वॉक करता है। वो राय से बोलता है कि रिस्पेक्ट में अपना हेड बो कर दे और वो अब तक जो भी हुआ है उसे भूल जाएगा। काय चाहता है कि राय एडमिट करे कि वो उसके सामने ट्रैश है। डीप डाउन राय जानता है कि वो अपनी छोटी मूव्स और आउटपुट से काय को विन नहीं कर सकता, लेकिन वो गिव अप नहीं करना चाहता क्योंकि वो फिर से स्लेव की तरह जीता रहेगा। अपना नाम बनाने के लिए डिटर्मिन्ड होकर वो खड़ा होता है और काय पर चिल्लाता है कि वो कभी उसके सामने बो नहीं करेगा। काय ये देखकर पिस्ट हो जाता है और बोलता है कि शायद उसे राय को किल करना पड़ेगा। काय तुरंत ओवरलॉक स्किल एक्टिवेट करता है। ये स्किल बहुत माना कंज्यूम करती है लेकिन एक साथ कंट्रोल होने वाला माना डबल कर देती है। ओवरलॉक लगते ही काय कई फायरबॉल्स कॉन्जर कर लेता है। फिर वो कॉन्फिडेंस से राय को बोलता है कि अब वो किंग की पावर देखेगा। एक 10 कॉम्बो अटैक। रे डर जाता है
क्योंकि वो इस पावर को रिकॉग्नाइज करता है। ये काय का अल्टीमेट मूव होता है। बेसिकली काय वो पर्सन है जो अपने लेवल के लोगों के कंपेयर्ड काफी ज्यादा माना यूज कर सकता है, लेकिन यही वो चीज थी जिस पर रे बेट कर रहा था और उसे उम्मीद थी कि काय इसे यूज करेगा। रे काय की तरफ लीप करता है। काय उसका मजाक उड़ाता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है वो मिड एयर में उसका अटैक डॉज कर लेगा। राय खुद को बहुत सारे फायरबॉल्स के अगेंस्ट कंटेंडिंग करता हुआ पाता है, लेकिन वो माना हैंड एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर काय शॉक हो जाता है क्योंकि उसे एक और स्किल एक्सपेक्ट नहीं थी। रे जानता है कि काय चाहे कितना भी पावरफुल हो, वो कूल डाउन से बाउंड है। राय फायरबॉल्स डॉज कर लेता है और टाइम पर काय तक पहुंच जाता है। काय अपने कूल डाउन पीरियड में होता है, तभी रे उसके फेस पर पंच मार देता है। रे का पंच इतना हैवी होता है कि काय अरीना के अक्रॉस चला जाता है और उस पंच से रे काय का ओवरलॉक स्किल भी स्टील कर लेता है। राय आउटकम से खुश होता है क्योंकि वो ओवरलॉक भी स्टील कर लेता है। राय को लगता है कि वो फाइट जीत गया है, लेकिन काय डिसफिगर्ड फेस के साथ फिर से खड़ा हो जाता है और रे को किल करने की धमकी देता है। तब काय डीमन लांस स्किल पुल आउट करता है। ये देखकर राय शॉक हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि काय ने ये स्किल अभी तक सीख ली होगी। अपेरेंटली ये काय की ग्रेटेस्ट स्किल होती है जो इसे पूरी तरह डेंजरस बना देती है। राय देखता है कि लांस सीधा उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन हिट होने से पहले ही वो साइड हो जाता है। राय को मानना पड़ता है कि उस लांस की स्पीड कुछ अलग ही है। रे को अब फाइनली रियलाइज होता है कि वो काय पर हिट सिर्फ इसलिए कर पाया था क्योंकि काय केयरलेस था, लेकिन अब काय सीरियस हो गया है तो चीजें बदल चुकी हैं। रे खुद को अरीना में इधर उधर भागता हुआ पाता है क्योंकि उसके और काय के बीच स्ट्रेंथ लेवल स्काई रॉकेटेड हो चुका है। अरीना में जितनी डिस्ट्रक्शन हो रही है उसके बाद भी काय रुकने का नाम नहीं लेता। राय फायर लांस से फाइट बैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काय डीमन लांस से उसके स्किल को ओवर पावर कर देता है। एक्सप्लोजन की वेव रे को सीधा वॉल में भेज देती है और वॉल से टकराते ही रे चीख उठता है। काय उसका मजाक उड़ाता है और बोलता है कि इसी वजह से उसे पर्पल किंग कहा जाता है। राय के पास एडमिट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती क्योंकि काय का डीमन लांस सच में स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। काय फिर से रे के ऊपर स्टैंड करता है और बोलता है कि बस कई स्किल्स यूज कर लेने से कॉकी मत बन। राय एडमिट करता है कि अभी की हालत में वो काय का मैच नहीं है, लेकिन तभी उसे सडनली समझ आता है कि अगर वो पर्पल स्किल की पोटेंशियल ढूंढ ले तो गेम बदल सकता है। फाइट से पहले उसकी सिंथेसिस की लिमिट सिर्फ 2 कलर्स तक थी, लेकिन रे ओवरलॉक स्किल एक्टिवेट करके पूरा गेम चेंज कर देता है। काय शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि उसका भाई ओवरलॉक स्किल को ऐसे टैप कर रहा है जैसे कुछ भी नहीं हो। ओवरलॉक की वजह से रे की मना कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है और वो स्किल सिंथेसिस अनलॉक कर लेता है। रे स्माइल करता है क्योंकि उसे लगता है उसने जैकपॉट हिट कर लिया है, लेकिन क्या वरीड हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता रे कौन सा सिनिस्टर प्लान बना रहा है। तभी RY कुछ ऐसा करता है जो पहले किसी ने नहीं किया। वो 3 कलर्स को कंबाइन कर देता है। रे रेड स्किल को ब्लू स्किल में ऐड करता है और ऊपर से येलो स्किल भी डाल देता है और ये सब मिलकर ब्लैक माना बन जाता है। ये देखकर काय का मुंह खुला का खुला रह जाता है। बेसिकली मना कलर्स अवेलेबल होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू। रे को हमेशा बताया गया था कि उसे इन तीनों कलर्स की एफिनिटी नहीं है, लेकिन अननोन टू देम वो सब गलत थे। रे एक टोटली डिफरेंट और रेयर ब्रीड है क्योंकि वो एक डार्क मेज है जो मेजेस की हिस्ट्री में अनहर्ड ऑफ है। तो 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से राय अबिस फ्लेम क्रिएट करता है जो देखने में ही डेडली लगता है। काय को डर पकड़ लेता है और वो घबराकर रे पर डीमन लांस लॉन्च कर देता है और चिल्लाता है कि दूर रह। राय लांस के स्पॉट करता है और उस पर अबिस फायरबॉल थ्रो कर देता है। वो लांस इंस्टेंट क्रश हो जाता है। डीमन लांस हटते ही राय काय की तरफ रन करता है और एक और फायरबॉल प्रिपेयर करता है। काय गिव अप नहीं करता, वो एक और जायंट डीमन लांस समन कर लेता है नेक्स्ट अटैक के लिए। काय डीमन लांस लॉन्च करता है और रे उसे हाफवे पर फायरबॉल से मीट कर देता है। रे का फायरबॉल डीमन लांस को ओवरवेल्म करके कंज्यूम कर लेता है और फिर एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो काय को नॉकआउट कर देता है। रे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर पाता। वो अमेज होकर ग्राउंड पर गिर जाता है क्योंकि उसने आखिरकार काय को डिफीट कर दिया होता है। सिस्टम नोटिफिकेशन पॉप होती है और उसे बताती है कि उसने अबिस फ्लेम अक्वायर कर लिया है। ये सब स्किल सिंथेसिस की वजह से हुआ है। कुछ मोमेंट्स बाद हिनाता रे के पास आती है पूरी शॉक में। वो उससे पूछती है कि उसने अभी कौन सा स्किल यूज किया। रे पहले ही वरीड होता है क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी स्किल और स्ट्रेंथ हमेशा हाइड नहीं कर पाएगा। राय कूल डूड बनने की एक्टिंग करता है और अपना स्किल शोकेस करके बोलता है कि ये ब्लैक स्किल लगता है। ये सुनते ही हिनाटा के बॉडी में शॉक की वेव चल जाती है क्योंकि रे पहला ब्लैक स्किल यूजर होता है। रे फिर हिनाटा से पूछता है कि क्या उसे एसोसिएशन को अपनी स्किल की नेचर रिपोर्ट करना जरूरी है क्योंकि वो इसे उनके बीच सीक्रेट रखना चाहता है। हिनाटा ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है और राय को बोलती है कि वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। राय सोचता है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी, जिस पर हिनाटा उसे याद दिलाती है कि हर कलर का स्ट्रॉन्गेस्ट मेज हमेशा किंग का टाइटल पाता है। इसका मतलब रे ब्लैक किंग बन जाता है क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं है। राय डीप थॉट में चला जाता है
ऑफर टेम्पटिंग होता है, लेकिन वो हिनाता को बोलता है कि अभी वो ये नहीं चाहता। रे जानता है कि वो अभी वीक है और किंग वाली बात उसे फिट नहीं करती। तब उसे याद आता है कि उसका ब्रदर अभी भी अरीना में पास्ड आउट है। वो हिनाता से पूछता है कि क्या वो ठीक रहेगा। हिनाता उसे बताती है कि काई किंग्स में से एक है, इसलिए वो जल्द रिकवर कर जाएगा, भले ही वो क्रिटिकली इंजर्ड हो। फिर भी हिनाता उसे मेडिकल रूम ले जाने का प्लान बनाती है। अचानक फोन पर इमरजेंसी नोटिफिकेशन आता है। राय चेक करता है और उसे पता चलता है कि इकाबुकुरो पार्क के वेस्टर्न एंट्रेंस पर एक डंजन अपीयर हुआ है और उसमें एंटर करने के लिए रिकमेंडेड मेज लेवल 70 है। हिनाता ये देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन राय ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे याद था कि पास्ट लाइफ में ये हुआ था। ये लेवल 70 डंजन होता है, जब किंग्स अभी भी मोस्टली लेवल 50 पर होते हैं। डंजन के अपीयरेंस के फर्स्ट वीक में किंग्स रियलाइज करते हैं कि वो कितने वीक थे। इसी वजह से वो इकाबुकुरो डंजन को अबैंडन कर देते हैं, लेकिन अननोन टू देम यही ट्रेजेडी का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। अपेरेंटली डंजन कोलैप्स हो जाता है क्योंकि डंजन को एक टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्कर करना पड़ता है, वरना मॉन्स्टर्स बाहर रशिंग करने लगते हैं। इकाबुकुरो डंजन पहला डंजन होता है जहां डंजन आउटब्रेक हुआ था। मॉन्स्टर्स के बाहर आने से बहुत सारी डेथ्स होती हैं और टोक्यो सिटी मॉन्स्टर्स से ओवरवेल्म्ड हो जाती है। इसके बाद स्ट्रीट्स पर टेरिफाइंग नंबर में मॉन्स्टर्स रेड करते हैं, जिस पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन रे रेडी होता है इस ट्रेजेडी को दोबारा होने से रोकने के लिए, नो मैटर व्हाट इट टेक्स। हिनाता ऑलमोस्ट बैलेंस लूज कर देती है जब रे उसे अपना प्लान बताता है कि वो डंजन कॉन्कर करने वाला है। हिनाता उसे बताने की कोशिश करती है कि डंजन कितना डेंजरस है, भले ही वो काफी स्ट्रांग हो गया हो। इसके अलावा सिर्फ ए रैंक मेजर्स को डंजन में एंटर करने की परमिशन होती है क्योंकि रिकमेंडेड लेवल 50 से बहुत ऊपर है। डंजन आउटब्रेक होने से पहले थोड़ा टाइम बचा होता है, जिस पर आरवाई कंफर्म करता है कि ए रैंक प्रमोशन एग्जाम नेक्स्ट वीक ही है ना। हिनाता बोलती है हाँ। अब ऐसा है तो रे हिनाता को बताता है कि वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन तक ए रैंक में राइज करेगा। हिनाता ये सुनकर और भी सरप्राइज्ड हो जाती है, लेकिन वो डिनाई नहीं कर सकती कि रे अपने स्किल्स के साथ एग्जाम पास कर सकता है। फिर हिनाता ऐसे बोलती है जैसे कोई प्रॉब्लम हो। रे उसे पूछता है क्या इशू है। हिनाता उसे बताती है कि ए रैंक प्रमोशन टेस्ट देने के लिए पहले उसे पार्टी के साथ एक बी रैंक डंजन क्लियर करना पड़ेगा। मतलब उसे पार्टी फॉर्म करनी होगी और बी रैंक डंजन क्लियर करना होगा। और रे ये बात कंप्लीटली भूल चुका होता है। राय अपना फोन चेक करता है और उसे बस ट्रैश मैसेजेस दिखते हैं। लोग बोल रहे होते हैं कि वो उसके साथ पार्टी नहीं बनाएंगे क्योंकि वीक खत्म होने से पहले उसे बी रैंक डंजन क्लियर करना है। रे समझ जाता है कि वो डिफिकल्ट पोजीशन में है क्योंकि सोलो क्लियर करना हार्ड है। रे अपना दिमाग चला रहा होता है, सोच रहा होता है कि वो इस स्टिकी सिचुएशन से कैसे निकले। तभी वो कुछ मेजर्स को सुनता है जो अपनी कॉलीग को स्कोल्ड कर रहे होते हैं वीक होने के लिए। ये रे को हिट करता है क्योंकि उसे याद आता है कि उसे भी हमेशा ट्रैश की तरह ट्रीट किया जाता था, एक आउटकास्ट की तरह। अपेरेंटली उस गर्ल का नाम इचिनो ए होता है और उसके कॉलीग्स बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करते उसे डेड वेट बोलने में। जैसे ही राय उसका नाम सुनता है उसे कुछ इंपॉर्टेंट याद आ जाता है। ये टर्न्स आउट करता है कि फ्यूचर में वही गर्ल स्कारलेट किंग के नाम से जानी जाती है, लेकिन अभी के टाइम में उसे इनकॉम्पिटेंट मेज कहा जाता है। इवन दो वो वीक है, रे डिसअपॉइंटेड होता है कि उसकी पार्टी मेंबर्स उसे ट्रैश की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ये बोलती रहती है कि उसे पार्टी से किक आउट होने का रिस्क नहीं लेना है क्योंकि वो अपनी सिस्टर के मेडिकल बिल्स पे नहीं कर पाएगी। वो प्रॉमिस करती है कि नेक्स्ट टाइम जब वो डंजन में जाएंगे तब वो बेहतर करेगी, जिस पर पार्टी लीडर उसे बोलती है कि वो आज के रैड में देखेगी कि वो क्या कर सकती है। वो वाईए को साफ बोल देती है कि अगर उसने मैसअप किया तो वो डेफिनेटली टीम से बाहर है, या नर्वस होकर अग्री कर लेती है। इसके बाद या और उसकी टीम डंजन लेने निकलती है, लेकिन रे को वरी होता है कि कहीं चीजें ठीक न जाएं। राय जानता है कि आने वाले सालों में या स्कारलेट किंग बनती है, लेकिन उससे पहले उसने बहुत हार्डशिप्स झेले होते हैं। राय को याद आता है कि इसी टाइम के आसपास वो एक इंसिडेंट में फंसती है। अपेरेंटली बॉस बैटल के दौरान वो क्रिटिकली इंजर्ड हो जाती है और फिर ईयर्स तक कोमा में चली जाती है। तब री को सडनली समझ आता है कि ये इंसिडेंट शायद आज ही होने वाला है। रीअश्योर तो नहीं होता, लेकिन वो देख सकता है कि यह वियर्ड बिहेव कर रही है। उसे कुछ क्रेजी होने से रोकने के लिए री डिसाइड करता है कि उसे बीच में इंटरवीन करना पड़ेगा। इधर याईए और उसकी टीम डंजन बॉस दहान से एनकाउंटर कर चुकी होती है, जो एक लेवल 45 मॉन्स्टर होता है। तभी पार्टी लीडर एकदम क्रेजी काम करती है। वो या को मॉन्स्टर की रेंज में धक्का दे देती है ताकि उसे बेट की तरह यूज किया जा सके। वो या से बोलती है कि वो बॉस से अकेले फाइट करे। या उसे रिमाइंड करने की कोशिश करती है कि वो अकेले बॉस को नहीं हरा सकती, लेकिन पार्टी लीडर उसे बोल देती है कि अगर वो बॉस मॉन्स्टर को खुद से हैंडल नहीं कर पाई तो उसे किक आउट कर दिया जाएगा। पार्टी लीडर की डिमांड या को कॉर्नर में पुश कर देती है, लेकिन या को लगता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि वो जो भी कर रही है अपनी सिस्टर के लिए कर रही है। पार्टी मेंबर्स मजे लेते रहते हैं जब या बॉस की तरफ चलती है और उस पर फायरबॉल थ्रो करती है। या का फायरबॉल टारगेट को हिट करता है, लेकिन मॉन्स्टर 1 इंच भी मूव नहीं करता। ये देखकर या फ्रीक आउट हो जाती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसका स्ट्राइक मॉन्स्टर पर यूजलेस था। तब दहान लीप करके उसकी तरफ आता है और अपनी बिग सोर्ड से उसे मारकर खत्म करने वाला होता है।
सोड उसके बिल्कुल सामने जमीन पर लगती है और एक बिग वेव निकलती है। ग्राउंड शैटर हो जाती है और या क्रैश होकर नीचे गिर जाती है, पूरी तरह मॉन्स्टर की मर्सी पर। मॉन्स्टर उसे फिनिश करने वाला होता है, तभी रे वहां अपीयर होता है। एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट की हेल्प से वो मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक कर लेता है। या शॉक हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक सेवियर आ जाता है जो उसे मरने से बचा रहा होता है। राय अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर अटैक को रिपेल करता है और मॉन्स्टर को पीछे पुश कर देता है। या ऑवे में रह जाती है और राय पीछे मुड़कर चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं। या कि पार्टी मेंबर्स खुश नहीं होते कि कोई बाहर से आकर उनका प्लान रूइन कर रहा है। वो जानते हैं कि दहान टेरिफाइंग वेट वाला स्केरी मॉन्स्टर है, लेकिन राय ने उसे ऐसे पुश कर दिया जैसे कुछ भी नहीं हो। तब दहान वापस अपने फीट पर आता है और एक लाउड रोर छोड़ता है जो रूम के हर कॉर्नर में गूंजता है। राय सरप्राइज नहीं होता कि मॉन्स्टर अभी भी अलाइव है, क्योंकि डलाहन का आर्मर क्लियरली एक स्ट्रेंथनिंग स्किल से एनहांस्ड होता है जो नॉर्मल अटैक्स को कंप्लीटली यूजलेस बना देता है। तो फिर रे डिसाइड करता है कि वो उस स्किल को स्टील करेगा और उसे न्यूलिफाई करेगा। रे सब कुछ रिस्क करके मॉन्स्टर की तरफ लीप करता है उसे टच करने के लिए। वो मॉन्स्टर को टच कर लेता है और स्किल ड्रेन एक्टिवेट करता है, लेकिन सरप्राइज में स्किल काम ही नहीं करती। राय को पीछे जंप करना पड़ता है, वरना मॉन्स्टर उसे हाफ में स्लाइस कर देता। फिर राय या के पास वापस आता है और यह उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। राय उसे बोलता है कि वो गुड है, क्योंकि उसने अपने सोर्ड से मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक कर लिया था। राय फाइनली समझ जाता है कि डुल्हान का आर्मर उसका एक्सटर्नल पार्ट है और स्किल ड्रेन को वर्क कराने के लिए उसे मॉन्स्टर के बॉडी के इंटरनल पार्ट को टच करना होगा। तब धियन अपना स्वॉर्ड ग्राउंड पर स्मेश करता है और उससे एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट निकलता है। रे अपना मन बैरियर रेज करता है और यहाँ पर चिल्लाता है कि उसके पीछे रहे ताकि उसे हिट ना लगे। रे का माना बैरियर इनकमिंग अटैक ब्लॉक कर देता है, लेकिन अटैक की वेव पार्टी मेंबर्स को पेपर्स की तरह उड़ाकर फेंक देती है। सिर्फ पार्टी लीडर खड़ी रह जाती है। वो गुस्से में मॉन्स्टर पर आइस लांस लॉन्च करती है। सरप्राइजिंगली दहान उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और काउंटर अटैक करता है जिसे वो डॉज नहीं कर पाती। वो वॉल में जाकर फेंकी जाती है। आइस लांस दहान पर यूजलेस रहती है, जिस पर राय समझ जाता है कि उसे ऐसी स्किल चाहिए जो मॉन्स्टर की स्ट्रेंथनिंग स्किल से भी ऊपर हो। तब राय अपने अबिस फ्लेम का यूज करता है और वो टाइम वेस्ट नहीं करता और एक ब्लैक फायरबॉल तैयार करता है। ये देखकर या शॉक हो जाती है। रे ब्लैक फ्लेम सीधे मॉन्स्टर पर थ्रो कर देता है और दहान भी अपनी एनर्जी वेव रे की तरफ भेज देता है। दोनों अटैक्स हाफ वे पर मीट होते हैं, लेकिन रे की फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो दहान की एनर्जी ब्लास्ट को ओवरवेल्म कर देती है। ब्लैक फ्लेम दहान तक पहुंच जाती है इससे पहले कि वो कुछ कर पाता और वो फायर में इनगल्फ हो जाता है। रे मोनाहैन से मॉन्स्टर की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर देता है ताकि ब्लैक फ्लेम अपना काम प्रॉपर्ली कर सके। ये ब्लैक फ्लेम इतनी स्ट्रांग होती है कि दहान का आर्मर स्ट्रेंथनिंग स्किल भी बर्न होकर टूटने लगता है और वो ओवरवेलमिंग पावर से डस्ट में क्रम्बल हो जाता है। दोआहन के मरते ही वो एक लार्ज ग्रीन माना स्टोन ड्रॉप करता है, लेकिन यह ज्यादा कंसर्न राय की अमेजिंग पावर को लेकर होती है। वो पूरी तरह इंप्रेस्ड होती है कि उसने मॉन्स्टर को सिर्फ 1 हिट में टेक डाउन कर दिया। वो नर्वस होकर राय को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसकी लाइफ सेव की थी। राय स्माइल करता है और बोलता है कि वो बस खुश है कि वो ठीक है। डीप डाउन रे भी बहुत खुश होता है कि वो या को मरने से बचा पाया। या की अनोइंग पार्टी लीडर भी वापस उठती है और वो पूरी तरह पिस्ड दिखती है। उसे समझ आ जाता है कि रे काफी स्ट्रांग है, लेकिन उसकी ग्रीड उसे रिवॉर्ड के लिए क्रेविंग कराती है। वो रे के पास आती है और बोलती है कि माना स्टोन उसे दे दे, क्योंकि डंजन कॉन्कर करने के लिए अप्लाई तो उन्होंने किया था। या ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वो मजबूरी में उस लेडी को रिमाइंड करती है कि रे ने अभी उनकी लाइव्स बचाई हैं। रे भी उस लेडी को बोल देता है कि उसे माना स्टोन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके बदले रे बोलता है कि वो चाहता है या उसकी पार्टी में रहे। ये सुनकर पार्टी लीडर शॉक हो जाती है और या भी फिर राय या की तरफ टर्न होकर बोलता है कि वो फ्री है अपना चॉइस बनाने के लिए, वो उस पर इम्पोज नहीं कर रहा। पार्टी लीडर ये सुनकर मैनिएकल लाफ्टर में बर्स्ट हो जाती है और रे को बोलती है कि वो डील होल हार्टेडली एक्सेप्ट करती है। वो या के शोल्डर पर टैप करती है और पूछती है कि क्या वो भी डील से फाइन है। या सडनली रिप्लाई करती है कि वो डील में है और वो रे को बोलती है कि अब वो उसकी केयर में है। पार्टी लीडर माना स्टोन कलेक्ट कर लेती है और जाते जाते वो बोलती रहती है कि उसने एक यूजलेस पार्टी मेंबर एक्सचेंज करके अच्छा डील कर लिया, अननोन टू हर। लेकिन राय को पता होता है यही असली डील है। पार्टी जाने के बाद यह फिर से राय को थैंक्स करती है और रे अपोलोजाइज करता है कि उसने उसे अचानक पार्टी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यह खुद के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, उसे लगता है वो बस राय को ड्रैग डाउन करेगी। लेकिन रे उसे बोलता है कि उसे वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर होती जाएगी और उन सब लोगों से भी आगे निकल जाएगी जिन्होंने उसे अबैंडन किया। या ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो खुद को ऐसा पर्सन नहीं मानती जो स्ट्रॉन्गर बन पाएगा। राय उसे बताता है कि उसने हेडक्वार्टर्स में उसकी कॉन्वर्सेशन सुनी थी उसकी फॉर्मर पार्टी मेंबर्स के साथ, लेकिन वो अश्योर करता है कि ये इंटेंशनल नहीं था और जो उसने सुना उसी की वजह से RY या को बोलता है कि वो उसका सपोर्ट बन सकता है। या ये सुनकर रिलीव्ड हो जाती है और राय को बताती है कि वो उसकी केयर में रहने के लिए विलिंग है। राय स्माइल करता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने सक्सेसफुली गोल्ड बैक कर लिया है। नेक्स्ट डे राय और या प्रिपेयर करते हैं एक B रैंक डंजन कॉन्कर करने के लिए निकलने का। या पूछती है कि अगर वो डंजन कॉन्कर कर लें तो क्या वो A रैंक एग्जाम देने के लायबल होंगे। राय बोलता है हाँ। इसके अलावा
राई उसे ये भी बताता है कि डंजन के अंदर एक ऐसी चीज है जो उसे स्ट्रॉन्गर बना देगी। ये सुनकर या क्यूरियस हो जाती है क्योंकि उसे पता है स्ट्रॉन्गर होने से वो ज्यादा पैसा कमा पाएगी अपनी सिस्टर के मेडिकल बिल्स पे करने के लिए। एक्साइटेड होकर या राई को दिखाती है कि वो डंजन लेने के लिए कितनी हाइप्ड है। फिर दोनों बी रैंक डंजन में स्टेप करते हैं जो एक क्रिस्टल केव होती है। सबसे पहले जो मॉन्स्टर्स उन्हें से मिलते हैं वो ब्लैक वुल्व्स होते हैं। ये देखकर या डर जाती है, लेकिन राय उसे बोलता है कि वो पीछे रहे तमाम माँ के अनौरे वो मॉन्स्टर्स को हैंडल करेगा। राय मॉन्स्टर्स की तरफ रन करता है और उनके पास पहुंचने से पहले एक्सट्रीम बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट कर देता है। स्वॉर्ड हाथ में लेकर वो मॉन्स्टर्स को टिश्यू की तरह कट कर देता है। वो एक के बाद एक उन्हें स्लाइस करता चला जाता है। पीछे से देख रही या शॉक हो जाती है। यह ऑवे में होती है कि आर वाई कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ उसके फॉर्मर पार्टी मेंबर्स से कंपेयर ही नहीं हो सकती, इवन दो वो भी स्ट्रांग थे। फिर राया को एग्जैक्टली वहीं लेकर जाता है जहां वो चाहता है। वो उसे अश्योर करता है कि वो उसका सपोर्ट करेगा। वो या को बोलता है प्लान फॉलो करने के लिए। या मॉन्स्टर्स की तरफ वॉक करती है ताकि वो उन्हें डिफीट करके जल्दी लेवल अप कर सके। इवन दो वो सिर्फ सिंपल अटैक्स यूज कर सकती है, फिर भी वो अपनी बेस्ट देने को रेडी होती है। या फायर बॉल्स कॉन्जर करती है उन छोटे मॉन्स्टर्स के लिए जो उसकी तरफ रन कर रहे होते हैं। इधर रे पीछे खड़ा होकर देखता रहता है क्योंकि उसने ए को एक परफेक्ट टेस्ट के लिए सेट किया होता है ताकि उसे अपना वेपन खुद रियलाइज हो जाए। या छोटे मॉन्स्टर्स से डील कर रही होती है, तभी पीछे से एक ह्यूज मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है। लेकिन रे उसके लिए रेडी होता है क्योंकि वो मूड में नहीं होता कि कोई भी चीज वाया के फ्लो में टैम्पर करे। या मॉन्स्टर्स को डिफीट तो कर देती है, लेकिन वो जितना भी करे मॉन्स्टर्स आते ही जाते हैं, जैसे उनके पास इन्फिनिट रिस्पॉन कार्ड्स हों। ऊपर से उसे लेफ्ट आर्म पर बाइट भी लग जाता है, जिससे उसके लिए और वर्स हो जाता है क्योंकि अगर वो इन अनोइंग मॉन्स्टर्स से निकलने का तरीका ढूंढती रही तो उसका माना रन आउट हो जाएगा। या सोच रही होती है कि उसकी लाइफ कितनी हार्ड है, तभी वो ऊपर देखती है और उसे राइट टफर मॉन्स्टर्स से फाइट करता दिखता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसके लिए चीजें इजी हो सकें। तब उसे फाइनली समझ आता है कि उसे कंप्लेंट करना बंद करके एक्ट करना चाहिए। या रेडी हो जाती है रे ने उसके लिए जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उन पर जीने के लिए, और वो अपनी इमोशंस से एक फायरबॉल कंज्यूर करती है। वो फायरबॉल मॉन्स्टर्स पर थ्रो करती है और इमोशंस की वजह से फायरबॉल इतना बड़ा बन जाता है कि वो मॉन्स्टर्स को चिप्स की तरह कंज्यूम कर लेता है। या शॉक हो जाती है क्योंकि उसका फायरबॉल बिगर होता जा रहा है, लेकिन उसका माना रन आउट नहीं हो रहा। रे खुश होता है क्योंकि यह फाइनली अपनी पावर्स को होल्ड करना सीख रही होती है, क्योंकि वो एक्चुअली एंड्योरेंस वाली बैटल के लिए सूटेड है। बेसिकली उसका मोनोपूल उसका ग्रेटेस्ट वेपन है और उसने अभी उसे डिस्कवर किया है। या आवे में रह जाती है जब उसे रियलाइज होता है कि उसने स्किल अनलॉक कर ली है, ब्लास्ट फर्नेस। कुछ ही देर में दोनों बॉस रूम तक पहुंच जाते हैं। वहां एक लेवल 52 ह्यूज स्लाइम होता है। रे स्लाइम की तरफ चार्ज करता है और या को बोलता है कि वो स्लाइम के अगेंस्ट अपनी न्यू स्किल यूज करे। या ऑर्डर एक्नॉलेज करती है और ब्लास्ट फर्नेस छोड़ देती है। उससे एक ओवरवेलमिंग फायर पावर निकलता है और या खुद शॉक हो जाती है। उसे बिलीव नहीं होता कि वो इतनी टेरिफाइंग पावर की केपेबल है। दूसरी तरफ रे को पता होता है कि वो केपेबल है क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस एक ऐसा स्किल है जो उसके फायर पावर को इंक्रीज करता है, लेकिन हाई माना कॉस्ट पर। ये बेसिकली उसके स्किल सेट के साथ फिट बैठता है। लेकिन सडनली रे को रियलाइज होता है कि जो फायर पावर वो देख रहा है वो उससे भी ज्यादा है जितना उसने सोचा था। या कि फायर पावर पूरा रूम इनगल्फ कर लेती है और पूरा रूम रेड हो जाता है और वो स्लाइम को पूरी तरह वाइप आउट कर देती है। बॉस डिफीट होते ही राय उसके पास जाता है और उसे जॉब वेल डन के लिए कमेंट करता है। या पहले शेकन होती है, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती है और हंसने लगती है क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतनी अमेजिंग पावर कर सकती है। लेकिन वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करती रे को अप्रिशिएट करने में, क्योंकि ये सब उसी की वजह से है कि उसने अपनी पोटेंशियल डिस्कवर की है। बी रैंक डंगोनन कंक्वायर करने के बाद दोनों सरफेस पर रिटर्न करते हैं। या बोलती है कि उन्होंने कंडीशन फिलफुल कर दी है जिससे वो ए रैंक एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब अब बस एग्जाम देना सब बाकी है। राय स्माइल करता है और कंफर्म करता है, लेकिन डीप डाउन वो एग्जाम देने और पास करने के लिए एजी होता है क्योंकि ये मस्ट है। ए रैंक एग्जामिनेशन वाले दिन दोनों एसोसिएशन जाते हैं। हिनाता उन्हें मार्शने बताती है कि उन्हें अपनी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज मेजर करनी होंगी और फिर उन्हें मॉक बैटल के लिए किसी के साथ पेयर किया जाएगा। रे एग्जाम लेने और पास करने के लिए रेडी होता है ताकि वो अपना नेक्स्ट प्लान फॉलो कर सके और फाइनली ए रैंक मेज बन सके। या भी एक्साइटेड होती है और राय को बोलती है कि वो भी अपना बेस्ट दे। तभी वो अपनी फॉर्मर पार्टी मेंबर्स और अनोइंग लीडर आइसोयामा से टकरा जाते हैं। वो या का मजाक उड़ाते हैं कि वो एग्जाम देने आई है, लेकिन रे आगे आता है और या को डिफेंड करता है। वो पार्टी मेंबर्स को बोलता है कि या इन कवर्ड्स की तरह लोगों से नहीं हारेगी।
आइसोयामा स्कॉफ करती है और रे का भी मजाक उड़ाती है। वो बोलती है कि यह जैसे यूजलेस की जगह उसे बेटर पार्टी मेंबर्स मिल सकते हैं। तभी वो पार्टी मेंबर डिस्टेंस में दिखता है और वो एक लेडी होती है, एओ यूरी। ये देखते ही रे वरीड हो जाता है क्योंकि उसने पास्ट लाइफ में ये नाम सुना था। अपेरेंटली यूरी इतनी पावरफुल थी कि उसने एक बहुत डेंजरस डंजन सोलो कर लिया था बिना ज्यादा स्ट्रेस के। इसके बाद वो बहुत फेमस हो गई थी और अभी के सर्कमस्टांसेस देखकर राय इजीली समझ जाता है कि यूरी प्रोबेबली ए रैंक मेज के आसपास ही होगी। यूरी राय के पास आती है और बोलती है कि वो उसे इंटरेस्टिंग पर्सन लगता है। ये सुनकर राय ऑफ गार्ड हो जाता है और यूरी को वियर्डली स्टेयर करने लगता है। यह वरी हो जाती है कि रे ऐसा क्यों एक्ट कर रहा है और वो उसका नाम लेती है। रे का नाम सुनते ही यूरी समझ जाती है कि वो कौन है क्योंकि वो फिगर्स आउट कर लेती है कि ये काय का एल्डर ब्रदर है। इसके अलावा उसने ये भी सुना होता है कि काय उससे हार गया था। ये न्यूज राय को शॉक करती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके फीट्स इतना दूर तक फैल चुके हैं। यह भी शॉक हो जाती है कि राय ने काय को डिफीट किया है और वो मजबूरी में उससे पूछती है कि क्या ये ट्रू है। यूरी फिर राय को बोलती है कि वो इंप्रेसिव हो सकता है लेकिन उसके अगेंस्ट उसका कोई चांस नहीं है। यूरी बोलती है कि पर्पल किंग काय उससे वीकर है। थोड़ी देर बाद सारे मेजर्स ट्रेनिंग सेंटर पर गैदर होते हैं। वहां एसोसिएशन की तरफ से एक आर्टिफिशियल गोलम दिया जाता है ताकि वो अपनी कॉम्बैट स्किल्स टेस्ट कर सकें। अपेरेंटली गोलम एक स्पेशल रॉक से कवर्ड होता है जो नॉर्मल रॉक से हार्डर होता है और मेजर्स को बोला जाता है कि वो अपना बेस्ट दें। रे पहला पर्सन होता है जिसे फॉरवर्ड बुलाया जाता है गोलम के अगेंस्ट स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। वो गोलम के सामने खड़ा होता है और एक फायरबॉल कॉन्जर करता है लेकिन वहां मौजूद मेजर्स हंसने लगते हैं क्योंकि वो मेटल एलिमेंट गोलम के अगेंस्ट फायर एलिमेंट यूज करने की कोशिश कर रहा होता है। रे गोलम की तरफ डैश करता है और उसे भी श्योर होता है कि फायर एलिमेंट गोलम के अगेंस्ट टोटली यूजलेस होगा लेकिन गोलम तक पहुंचने से ठीक पहले वो फायर अटैक को आइस शार्ड के साथ कंबाइन करता है और स्किल सिंथेसिस से फायर लांस बना देता है। रे गोलम पर फायर लांस शूट करता है और वो गोलम का हेड शैटर कर देता है। उसके पीछे स्मोक का क्लाउड रह जाता है। सुपरवाइजर गोलम को चेक करता है और जैसे ही उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता वो कंफर्म कर देता है कि गोलम डिफीटेड हो चुका है। जो मेजर्स पहले RY का मजाक उड़ा रहे थे वो अब ऑव में मर्मरिंग करने लगते हैं क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राय गोलम को बस एक ही हिट में गिरा देगा। यूरी दूसरी तरफ इंप्रेस्ड होती है कि राय ने कैसे दो एलिमेंट्स को इन्फ्यूज करके एक और भी पावरफुल एलिमेंट बना दिया। राय स्माइल करता है क्योंकि उसे क्लियरली अपने हैंडलिंग पर प्राउड फील हो रहा होता है। या के लिए वो मैनिपुल मेजरमेंट टेस्ट देती है। उसे एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए अपने हैंड से एक क्रिस्टल बॉल होल्ड करनी होती है। जैसे ही वो क्रिस्टल बॉल टच करने वाली होती है उसके फॉर्मर पार्टी मेंबर्स उसे पहले से मॉक करने लगते हैं। बोलते हैं कि उसे एग्जाम देने आने में शर्म आनी चाहिए लेकिन तभी पूरे रूम के लोग शॉक में रह जाते हैं जब डिवाइस उसकी ओवरवेलमिंग फायर पावर डिस्प्ले कर देता है। आइसोयामा को बिलीव नहीं होता और वो मान लेती है कि या डेफिनेटली चीटिंग कर रही है। बाकी प्री रिक्विजिट्स खत्म होने के बाद एग्जामिनर मेजर्स को बताता है कि अब लिस्ट में लास्ट चीज मॉक बैटल्स हैं। मॉक बैटल के फर्स्ट मैच में या को उसके नेमेसिस इसोयामा के अगेंस्ट पिट किया जाता है। या काम रहती है जब वो उस लेडी को फेस करने जा रही होती है लेकिन इसोयामा को जल्दी होती है या से फाइट करने की ताकि वो उसे एक्सपोज कर सके कि वो असल में कौन है। बैटल स्टार्ट होता है और इसोयामा या पर आइस नीडल्स की बंच लॉन्च करती है लेकिन या एक जायंट फायरबॉल से सब कुछ इजीली शैटर कर देती है। आइस शार्ड्स हर तरफ उड़ जाते हैं और ऑलमोस्ट कास्टर खुद ही ब्लाइंड हो जाती है। इसोयामा ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि या के पास इतना ओवरवेलमिंग फायर पावर स्किल होगा। आइसोयामा स्टार्टल्ड होती है लेकिन या अभी शुरू भी नहीं हुई होती। या एक और फायरबॉल क्रिएट करती है और उसे आइसोयामा पर थ्रो कर देती है। इसोयामा फायरबॉल के पीछे की टेरिफाइंग पावर सेंस कर लेती है। वो इंस्टेंटली मने बैरियर पुट अप कर देती है होपिंग कि ये उसे सेव कर लेगा। अटैक हिट होने से पहले ही वो या को फूल बोलकर मॉक कर रही होती है क्योंकि उसका अटैक प्लान उसे सिंपल लग रहा होता है। वो सोचती है कि पहले वो या का अटैक ब्लॉक करेगी फिर काउंटर अटैक लॉन्च करके उसे बाहर कर देगी लेकिन तभी उसे कुछ क्रेजी रियलाइज होता है। या का अटैक रुक ही नहीं रहा होता। या लगातार फायरबॉल्स की सीरीज आइसोयामा और उसके माना बैरियर पर लॉन्च करती जाती है। कंसेक्यूटिव अटैक्स की वजह से माना बैरियर टूटने लगता है और उसके पीछे आइसोयामा का डर दिखने लगता है। इसोयामा अपनी यूजुअल कावर्ड मूव पर चली जाती है। वो भागने लगती है लेकिन तभी YA के फायरबॉल अटैक से निकला रबल उस पर हिट हो जाता है। आइसोयामा को पीछे सिर पर हिट लगता है और वो क्रैश होकर ग्राउंड पर गिर जाती है। ग्राउंड पर गिरते हुए भी उसका मन मानने से इनकार करता है कि यह स्ट्रेंथ में उससे आगे निकल चुकी है। एग्जामिनर बैटल स्टॉप कर देता है और यह इस समय नतान और या को विनर डिक्लेयर कर देता है। या का फेस एक्साइटमेंट से लाइट अप हो जाता है और जब वो स्टैंड्स की तरफ वापस आती है रे उसे जॉब वेल डन के लिए कमेंट करता है। या स्माइल करती है और बोलती है कि उसे खुद बिलीव नहीं हो रहा कि वो जीत गई लेकिन वो राय को यूरी के अगेंस्ट बैटल के लिए गुड लक भी विश करती है। यूरी काम रहती है और राय को बोलती है अरीना में स्टेप करने के लिए उनकी बैटल के लिए। रिंग में जाते ही यूरी राय से पूछती है कि वो ये एग्जामिनेशन क्यों दे रहा है,
क्या कोई पर्टिकुलर रीजन है? राय म्यूट रहता है। यूरी बोलती है कि उसे दिख रहा है कि वो बाकी पार्टिसिपेंट्स के कंपेयर्ड ज्यादा प्रिपेयर्ड है। तब राय रिप्लाई करता है कि उसके पास एक काम है जो उसे नो मैटर व्हाट करना है, इसलिए वो यूरी को उसे रोकने नहीं देगा। यूरी ये सुनकर स्माइल करती है और एक ओवरवेलमिंग ऑरा छोड़ती है। वो राय को रिमाइंड कराती है कि वो काफी स्ट्रांग है। राय उसे अश्योर करता है कि वो ये जानता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेगा। यूरी उसकी कॉन्फिडेंस से इंप्रेस्ड होती है और टॉक साइड में रखकर बैटल स्टार्ट करने को बोलती है। यूरी पहले अटैक करती है और रे पर मोनोब्लेड्स की सीरीज लॉन्च करती है। राय अपना सोर्ड निकालता है, ब्लेड्स ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे स्ट्रगल होता है। अपेरेंटली यूरी एक स्किल यूज करती है, माना कन्वर्जन, जो यूजर को माना फ्रीली मैनिपुलेट करने देती है। तभी यूरी एक पावरफुल और ओवरवेलमिंग अटैक से राय को सरप्राइज कर देती है, जो उसे ऑलमोस्ट क्रश कर देता है। लेकिन राय टाइम पर साइड हो जाता है। यूरी इविल स्माइल करती है और बोलती है कि रे लकी था जो डॉज कर गया। अब यूरी डिफेंसिव रहने से टायर्ड हो जाती है और राय डिसाइड करता है कि अब वो ऑफेंस पर जाएगा। वो यूरी की तरफ रन करता है, लेकिन यूरी उसे इजीली पास नहीं आने देती। वो लॉन्ग रेंज अटैक्स उसकी तरफ थ्रो करती है, लेकिन राय माना बैरियर से उन्हें ब्लॉक कर देता है। रे फिर डैश करके उसके पास जाता है और सोर्ड को बहुत हार्ड स्विंग करता है, उसे डिकैपिटेट करने के इंटेंट से। लेकिन यूरी जंप करके पीछे हट जाती है। वो अभी भी एयर में होती है। तभी राय उसे फायर लैंस से फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन यूरी माना कन्वर्जन स्किल यूज करके एक शील्ड क्रिएट करती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसका शील्ड रे के पावरफुल लांस अटैक को होल्ड ऑफ कर लेता है। वो एडमिट करती है कि उसने बेस्ट ट्राई किया। राय वरीड हो जाता है क्योंकि उसकी डिफेंस टोटली फ्लॉलेस लगती है। विदाउट अ डाउट रे देख सकता है कि वो एब्सोल्युटली स्ट्रांग है। यूरी नेक्स्ट मूव करती है और कई लॉन्ग रेंज बीम्स राय पर लॉन्च करती है। राय को अरीना में इधर उधर रन करके डॉज करना पड़ता है। रे एडमिट करता है कि यूरी के अटैक्स ट्रबलसम हैं। यूरी उसे मॉक करती है और बोलती है कि अगर वो सोचता है भागकर जीत जाएगा तो उसका कोई चांस नहीं है। राय उसकी तरफ टर्न करता है और यूरी अपने अटैक से उस पर लॉक कर लेती है। सोचती है कि अब उसका एंड है, लेकिन रे के पास कुछ और प्लान होता है। जैसे ही अटैक्स हिट होने वाले होते हैं, वो फिजिकल एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और यूरी जो भी थ्रो करती है वो सब कट डाउन कर देता है। ये देखकर यूरी शॉक हो जाती है, लेकिन वो अभी भी आरवाई से डन नहीं होती। यूरी एडमिट करती है कि पहली बार उसने किसी को 3 कलर्स वील्ड करते हुए देखा है। फिर वो राय को और शॉक कर देती है, बोलकर कि वो भी बॉडी एनहांसमेंट यूज कर सकती है। वो स्किल एक्टिवेट करती है और अपनी प्राइमरी स्किल से एक साइथ कॉन्जर कर लेती है। अचानक वो रे के सामने से वैनिश हो जाती है और जब रीअपियर करती है वो उसके पीछे होती है। रे ऑलमोस्ट अपना हेड लूज कर देता है, लेकिन टाइम पर टर्न होकर अटैक ब्लॉक कर लेता है। ओवरवेलमिंग अटैक की वजह से रे पीछे थ्रो हो जाता है और यूरी जितनी फास्ट होती है, रे जल्दी ही फिर से डिफेंसिव हो जाता है क्योंकि यूरी उसे हंट करने लगती है। रे बिलीव नहीं कर पाता कि उस लड़की के पास इतना ओवरवेलमिंग पावर है। इसी वजह से वो एक्सट्रीम्स पर जाने का डिसाइड करता है। वो यूरी को क्लोज आने देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। यूरी उसे मॉक करती है, सोचती है कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि कुछ रॉन्ग है और इससे पहले कि वो समझ पाए, रे उसका बॉडी एनहांसमेंट स्किल स्टील कर लेता है। यूरी स्टंबल करने लगती है क्योंकि उसे फील होता है उसकी पावर निकल रही है। अब डिफेंड करने का कोई वे नहीं बचता, जिस पर राय को परफेक्ट ओपनिंग मिल जाती है और वो उसके चेस्ट पर परफेक्ट हिट लैंड कर देता है। यूरी पेन में कॉफ करती है और ग्राउंड पर गिर जाती है। उसे बिलीव नहीं होता कि रे इतने टाइम से अपनी ट्रू पावर हाइड कर रहा था। यूरी ग्राउंड पर होती है और फाइट बैक नहीं कर पाती। रे को ड्यूअल का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेटर ऑन यूरी हॉस्पिटल में वेकअप करती है और देखती है रे और या उसके साइड खड़े हैं। दोनों खुश होते हैं कि वो वापस ठीक है। यूरी एडमिट करती है कि वो पूरी तरह फाइट हार गई। वो राय को बोलती है कि उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतना स्ट्रांग होगा। यूरी फिर पूछती है कि वो उसे विजिट करने क्यों आया है। राय हम्बल वॉइस और स्टांस के साथ हेड बाउ करता है और यूरी से पूछता है कि क्या वो उसकी पार्टी ज्वाइन करेगी। यूरी ये सुनकर शॉक हो जाती है और रे उसे बताता है कि बैटल रीअसेस होने के बाद उसे भी ए रैंक पर प्रमोट कर दिया गया है। राय एडमिट करता है कि अगर उन्हें डिफिकल्ट डंजन्स कॉन्कर करने का चांस चाहिए तो यूरी की जरूरत पड़ेगी। रे बोल ही रहा होता है, तभी यूरी उसे कट ऑफ करके जोर से हंस देती है और बोलती है कि वो सच में काफी इंटरेस्टिंग फेलो है। यूरी बात को ज्यादा ड्रैग नहीं करती और आरवाई को बोल देती है कि उसे उसके लीड फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रे ये सुनकर खुश हो जाता है और दोनों हाथ मिलाकर डील सील कर देते हैं। तभी अचानक जमीन फिरोशियसली शेक करने लगती है और राय टोटली वरीड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा है। अननोन टू हिम क्रोनोसिस है, असल में अपने इम्प्रिजनमेंट से ब्रेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे बस थोड़ी और स्ट्रेंथ चाहिए होती है। शेकिंग रुकते ही राय को याद आता है कि पास्ट लाइफ में इकाबुकुरो डंजन कोलैप्स होने से पहले ऐसे बहुत अर्थक्वेक्स हुए थे। राय समझ जाता है कि डंजन ब्रेक के टाइम लिमिट के पास वो लोग ऑलरेडी पहुंच रहे हैं। डंजन काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आरवाई को लगता है कि अब उनके पास चॉइस नहीं है।
तब वो दोनों गर्ल्स को डंजन कॉन्कर करने का प्लान बताता है। ये सुनकर दोनों का डर निकल जाता है। वो उसे याद दिलाती हैं कि ये डंजन रीजन का सबसे डिफिकल्ट डंजन है और इससे तीनों के लिए डेंजर और बढ़ जाता है। यूरी उससे पूछती है कि क्या वो अर्थक्वेक की वजह से डंजन कॉन्कर करने की बात कर रहा है, और राय कन्फेस करता है कि उसे इसका बैड फीलिंग आ रहा है। राय बोलता है कि एबनॉर्मल मॉन्स्टर्स को लेकर कई रिपोर्ट्स आ रही हैं और वो मानता है कि ये किसी और ज्यादा डेंजरस चीज का प्री रिक्विजिट हो सकता है। यूरी को राय की बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वो उसके लीड को फॉलो करती रहे। यूरी ऑन बोर्ड है। ये देखकर या भी रे को अपना सपोर्ट एश्योर करती है। रे ये सुनकर खुश हो जाता है और उन्हें सपोर्ट के लिए थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट डे रे और उसकी पार्टी हिनाता को रिक्वेस्ट सबमिट करती है इकाबुकुरो डंजन कॉन्कर करने के लिए। रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाती है और ट्रियो डंजन एंट्रेंस पर पहुंच जाती है। यूरी जैसी इंसेन पर्सन है, वो डंजन लेने के लिए सुपर एक्साइटेड होती है। यह बोलती है कि अगर उनके पास नंबर्स ज्यादा होते तो बेटर रहता, लेकिन राय बोलता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि एसोसिएशन ए रैंक मेजर्स की लिमिटेड संख्या ही डिप्लॉय कर सकती है। फिर वो बोलता है कि काश ओकावा नाम का एक पर्सन उनके साथ होता। रिग्रेशन से पहले ओकावा जापान के बेस्ट में से एक माना जाता था। राय को डर होता है कि अगर डंजन ब्रेक हुआ तो क्रोनोस फिर से अपीयर कर जाएगा और वो डिटर्मिन्ड है कि ऐसा ना होने दे। एंटर करने से पहले गर्ल्स रे को बोलती हैं कि फॉर्मेलिटीज छोड़ दे और उन्हें उनके रेगुलर नेम्स से बुलाए। रे टाइम वेस्ट नहीं करता और अग्री कर लेता है। इसके बाद ट्रियो डंजन के अंदर स्टेप कर देती है। इनसाइड आते ही पहला मॉन्स्टर जो उन्हें मिलता है वो लेवल 71 स्कल डीमन होता है। रे शॉक हो जाता है क्योंकि ये मॉन्स्टर लो लेवल डंजन्स में बॉस होता है, लेकिन यहाँ एंट्रेंस पर ही दिख रहा है। ट्रियो बिना डर के स्कल डीमन की तरफ चार्ज करती है और वो इमीडिएटली माना बैरियर लगा देता है। रे समझ जाता है कि पहले माना बैरियर हटाना जरूरी है और वो बैरियर पर फायर लांस शूट करता है, लेकिन फायर लांस का एक हिट बैरियर तोड़ने के लिए वीक पड़ता है। तब या और यूरी कंबाइंड एफर्ट से बैरियर को कमजोर करती हैं, जिससे राय को चांस मिलता है। वो उसके पास जाकर उसे हाफ में स्लाइस कर देता है। स्कल डीमन डिफीट होते ही हमेशा की तरह उन्हें एक बिग ग्रीन माना स्टोन मिलता है। राय लेडीज की इम्पेकेबल टाइमिंग की तारीफ करता है बैरियर ब्रेक करने में। यूरी फाइनली करेज जुटाकर राय से पूछती है कि वो इतनी सारी स्किल्स कैसे यूज कर पा रहा है। राय थोड़ा रुकता है, फिर वो आंसर करता है कि उसके पास स्किल ड्रेन नाम की एबिलिटी है। गर्ल्स कंफ्यूज हो जाती हैं। रे एक्सप्लेन करता है कि बस टच करके वो किसी और की स्किल स्टील कर सकता है। यूरी को इंस्टेंटली समझ आ जाता है कि उनके ड्यूअल के टाइम क्या हुआ था, लेकिन रे यूरी को अश्योर करता है कि उसने उसका स्किल ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है। यह टोटली ब्लोन अवे हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि राय के पास इतना ओवरपावर्ड स्किल होगा। उसे फाइनली समझ आता है कि रे ने डंजन लेने को क्यों कहा था और वो कंक्लूड करती है कि जब तक रे उनके साथ है वो सेफ हैंड्स में है। या ये भी डिसाइड करती है कि वो टीम के लिए बर्डन नहीं बनेगी। इसके बाद टीम डी पर एडवांस करती रहती है और थोड़ी देर बाद वो बॉस रूम के पास पहुंच जाती है। यह पॉइंट करती है कि ग्राउंड का रंबलिंग ज्यादा इंटेंस हो रहा है। वो पूछने पर मजबूर हो जाती है कि क्या उनके पास बॉस मॉन्स्टर लेने की ताकत है। रे या को बताता है कि बॉस रूम तक आते आते उनका लेवल इंक्रीज हो चुका है और उसे लगता है कि अब वो इसे पुल ऑफ कर पाएंगे। या मानती है कि उसकी एनालिसिस सही है और वो रेडी हो जाती है खुद को प्रूव करने के लिए कि वो टीम के लिए ड्रॉबैक नहीं है। तबीयत अचानक पीछे से कुछ आता है और या को ग्रैब कर लेता है इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाए। वो पीछे मुड़कर देखते हैं और एक टेरिफाइंग क्रिएचर सामने होता है, लेवल 89 ग्रिम रीपर, जो डंजान का बॉस होता है। रे पूरी तरह शॉक और टेरिफाइड हो जाता है क्योंकि बॉस को अपने रूम के बाहर नहीं होना चाहिए था। उसके माइंड में कई क्वेश्चंस चलने लगते हैं, लेकिन मेन फोकस ये रहता है कि वो लोग डीप मेस में फंस चुके हैं। आरवा यूरी को बोलता है कि सिचुएशन बैड लग रही है, लेकिन उनके पास या को बचाने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। राया पर चिल्लाता है ये कंफर्म करने के लिए कि वो ठीक है। अपेरेंटली या ने खुद को क्रश होने से बचाने के लिए माना बैरियर कास्ट कर लिया था, लेकिन रे वरीड रहता है क्योंकि या के पास बड़ा माना पूल है, फिर भी उसकी लिमिट होती है। बेस्ट ऑप्शन एबिस फ्लेम यूज करना होता, लेकिन वो कर नहीं सकता क्योंकि या क्रॉस फायर में आ जाएगी। ओनली सॉल्यूशन यही होता है कि किसी तरह या को इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। रे यूरी को बोलता है कि वो टेंटिकल का अटेंशन खींचने की कोशिश करेगा और यूरी को बोलता है कि वो या को बचाने का तरीका ढूंढे। प्लान सॉलिड लगते ही दोनों मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करते हैं। राय खुद को सीधे मॉन्स्टर के सामने रख देता है। एक टेंटिकल ऑलमोस्ट उसे हिट कर देता है, लेकिन वो नैरोली डॉज कर लेता है। टेंटिकल का डैमेज फ्लोर शैटर कर देता है और रे शॉक हो जाता है। उसे तुरंत समझ आता है कि डायरेक्ट हिट लगा तो वो डन हो जाएगा। राय सोच ही रहा होता है कि वो सेफ है, तभी एक टेंटिकल पीछे से आ जाता है। यह दर्द में उसका नाम चिल्लाती है। उसे लगता है अब वो गया, लेकिन फॉर्चुनेटली राय मोनाहैंड यूज करके खुद को टाइट सिचुएशन से बाहर निकाल लेता है और रिलीफ की सांस लेता है। इस केओस के बीच यूरी मॉन्स्टर तक पहुंच जाती है। वो अपनी साइड स्विंग करती है क्रिटिकल हिट लगाने के लिए, लेकिन उसका अटैक बाउंस ऑफ हो जाता है। तभी उन्हें रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर के पास स्ट्रेंथनिंग स्किल है। यूरी को रिट्रीट करना पड़ता है, वरना वो मॉन्स्टर के बड़े टेंटिकल्स के बीच क्रश हो जाती। राय उससे पूछता है और वो अश्योर करती है कि वो फाइन है, लेकिन दोनों देख सकते हैं कि होल थिंग में कुछ स्ट्रेंज है क्योंकि टेंटिकल मॉन्स्टर्स की डिफेंस नॉर्मली लो होती है और ये पहली बार है जब राय किसी टेंटिकल मॉन्स्टर को स्ट्रेंथनिंग स्किल के साथ देख रहा है। इसके अलावा एक और वियर्ड बात यह है कि मॉन्स्टर अपने रूम के बाहर है
अननोन टू हिम क्रोनोस इन सब के पीछे बड़ा रोल निभा रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर इतना रेज में उनकी तरफ आ रहा होता है कि उनके पास ये सोचने का टाइम ही नहीं बचता कि अब क्या करें। या अपने प्रोटेक्टिव बैरियर के अंदर स्टक होती है और उसे लगता है कि जो बाकी दो फेस कर रहे हैं वो बेसिकली उसकी फॉल्ट है। उसे समझ आता है कि वो बहुत पैसिव रही है क्योंकि वो हमेशा रे पर रिलाई करती रहती है कि वो सब फिक्स कर देगा। वो अपना दिमाग चलाने लगती है सोचने के लिए कि वो ऐसा क्या कर सकती है जो इस सिचुएशन में हेल्प करे। इधर यूरी और रे के हाथ में भी जल्दी एक ह्यूज प्रॉब्लम आ जाता है क्योंकि इतने बैटल्स के बाद उनका माना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। राय सिचुएशन पर गिव अप करने वाला होता है तभी उसे अचानक कुछ याद आता है। वो या पर चिल्लाता है और बोलता है कि उन्हें माना फ्यूजन से हिट कर। या ये सुनकर शॉक हो जाती है और यूरी भी। यूरी को लगता है ये स्किल यूजलेस है क्योंकि ये बहुत माना कंज्यूम करती है। रे समझता है कि वो ऐसा क्यों सोचती हैं क्योंकि पास्ट लाइफ में ये स्किल यूजलेस ही मानी जाती थी, लेकिन एक मेज की वजह से बाद में इसकी वैल्यू डिस्कवर हुई थी। और वो मेज कोई और नहीं या खुद होती है क्योंकि रिग्रेशन से पहले इसी ने यह समझा था। या भी इस स्किल को लेकर कन्फ्लिक्टेड रहती है क्योंकि उसने इसे पहले यूज नहीं किया होता, लेकिन रे बोल रहा है तो वो रेडी हो जाती है। तब ये अपना स्किल छोड़ देती है और वो दोनों को प्लान के हिसाब से हिट कर जाता है। सरप्राइजिंगली यूरी को फील होता है कि उसका माना रिकवर होना स्टार्ट हो रहा है। अराई बस स्माइल करता है क्योंकि उसे स्किल का एसेंस पता होता है। अपेरेंटली माना फ्यूजन का इफेक्ट ये होता है कि यूजर अपना माना शेयर करता है, लेकिन ये स्किल सिर्फ वही मेज मास्टर कर सकता है जिसके पास लार्ज अमाउंट में माना हो। या ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि वो जितना माना शेयर कर रही है वो इनफ नहीं है। फिर उसे समझ आता है कि उसका माना शेयरिंग रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि उसने माना बैरियर एक्टिवेट किया हुआ है। टीम को प्रॉपर्ली हेल्प करने के लिए वो अपना माना बैरियर रिलीज कर देती है और इससे मॉन्स्टर को चांस मिल जाता है कि वो उसे टाइटली ग्रैब कर ले, लेकिन या फिर भी अपना पूरा माना दोनों के लिए रिलीज कर देती है ताकि वो ऑपरेट कर सकें। इतना करने के बाद वो वीक आवाज में बोलती है कि अब बाकी सब उन दोनों पर है। अपने टीममेट की सैक्रिफाइस देखकर दोनों हाइपर डिटर्मिन्ड हो जाते हैं कि मॉन्स्टर को हर हाल में गिराना है। दोनों मॉन्स्टर की तरफ चार्ज करते हैं, रेडी होते हैं उसे टीयर अपार्ट करने के लिए ताकि या को बचा सकें। माना रिस्टोर होने के बाद उनके पास इनफ होता है मॉन्स्टर की डिफेंसेस कट करने के लिए एनहांसमेंट स्किल से। वो मॉन्स्टर को लेफ्ट और राइट डेसिमेट करने लगते हैं। रे यूरी को बोलता है मोमेंटम मेंटेन करने के लिए ताकि वो वाई ए तक पहुंच सकें। राई को या तक जाने का चांस मिलता है, लेकिन मॉन्स्टर एक स्टेप आगे निकल जाता है। मॉन्स्टर तुरंत या की पोजीशन शिफ्ट कर देता है और चीजें और हार्ड हो जाती हैं। राई इजीली समझ जाता है कि जिस तरह चीजें चल रही हैं वो या तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, लेकिन यूरी उसे अश्योर करती है कि वो उसके लिए पाथ ओपन करेगी। यूरी अपनी प्राइमरी स्किल टैप करती है और इतना ऑरा अनलीश करती है कि राय के लिए स्टेयर्स बन जाते हैं जिन पर चढ़कर वो या तक पहुंच सके। राय असिस्ट के लिए थैंकफुल होता है और वो स्टेयर्स के थ्रू या की तरफ डैश करता है। मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स से उसकी पाथ ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन राय शेयर फ्यूरी में उन्हें आसानी से कट कर देता है। स्पीड और डिटर्मिनेशन के साथ वो या तक पहुंच जाता है और उसे मॉन्स्टर के ग्रास्प से कट करके छुड़ा लेता है। राय ग्राउंड पर पहुंचता है और या को चेक करता है कि वो फाइन है या नहीं। या आंखें खोलती है और स्माइल करके बोलती है। राय हमेशा की तरह इंप्रेसिव है। यूरी भाग कर आती है और या को बताती है कि उसने अपने स्किल से असल में उन्हें बचाया है। यूरी एडमिट करती है कि या के अंदर नर्व्स हैं। या रेस्क्यू हो जाती है, लेकिन प्राइमरी मिशन अभी भी बाकी रहता है, मॉन्स्टर को टेक डाउन करना। राय और यूरी मॉन्स्टर की तरफ रश करते हैं, लेकिन चीजें और हार्ड हो जाती हैं क्योंकि मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स रीजनरेट कर लेता है। यूरी समझ जाती है कि वो लोग टफ सिचुएशन में आ गए हैं। वो राय से पूछती है कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। आरवा यूरी को बोलता है कि बाकी उसे छोड़ दे। यूरी स्केप्टिकल रहती है, लेकिन फिर भी अग्री कर लेती है कि वो उसे करने दे जो वो चाहता है। राय मॉन्स्टर की तरफ डैश करता है और यूरी को एश्योर करता है कि वो इसे फिनिश कर देगा। यूरी शॉक हो जाती है जब वो देखती है कि राय बिना वेपन के मॉन्स्टर की तरफ भाग रहा है। जैसे ही आरवाई मॉन्स्टर के मेन बॉडी तक पहुंचने वाला होता है, मॉन्स्टर एक टेंटिकल रीजनरेट करके उसकी पाथ ब्लॉक कर देता है। रे ओवरक्लॉक पावर टैप करता है ताकि एबिस फ्लेम यूज करने से पहले उसका फायर पावर डबल हो जाए। उसका पूरा बॉडी डार्क ऑरा में इनगल्फ हो जाता है। फिर वो पावरफुल फ्लेम मॉन्स्टर पर अनलीश करता है और उसका हेड टेयर ओपन कर देता है। मॉन्स्टर क्रैश होकर ग्राउंड पर गिर जाता है। ये देखकर क्रोनोस शॉक हो जाता है क्योंकि उसे ग्रिम रीपर के डिफीट होने की उम्मीद नहीं थी। फिर भी वो डिटरमाइंड रहता है कि राय और उसके फ्रेंड्स अलाइव बाहर ना निकलें। टीम विन सेलिब्रेट कर रही होती है, तभी मॉन्स्टर के डिफीटेड बॉडी से एक डार्क फ्लूइड निकलता है और वो सीधा या की तरफ जाता है। वो ऑलमोस्ट उसे इम्पेल कर देता है, लेकिन राय टाइम पर उसे साइड कर देता है। राय रियलाइज करता है कि फ्लूइड और ज्यादा पावरफुल हो रहा है। वो गर्ल्स पर चिल्लाता है और बोलता है भागो। वो एग्जिट की तरफ रन करते हैं। राय होप करता है कि वो मरे नहीं क्योंकि उन्होंने डंजन को कोलैप्स होने से रोक दिया है, लेकिन एग्जिट तक पहुंचने से पहले ही फ्लूइड उन्हें पकड़ने लग जाता है। ट्रियो ऑलमोस्ट स्वॉलोड अप होने वाली होती है, तभी एक गोल्डन शील्ड उन्हें कवर कर लेता है और एक स्टर्न वॉइस बोलती है
साइड हो जाओ। टीम पीछे मुड़कर देखती है और उनका सेवियर कोई और नहीं, पावरफुल ओकावा हिकारू होता है। गर्ल्स शॉक हो जाती हैं क्योंकि रे ने डंजन एंटर करने से पहले उसका नेम मेंशन किया था। राय एडमिट करता है कि यही वही गाई है जिससे वो हेल्प चाहता था। बेसिकली ओकावा उन सबसे स्ट्रॉन्गर होता है क्योंकि वो करेंटली एस रैंक मेज होता है। इसके अलावा रे की रिग्रेशन से पहले वो येलो किंग के नाम से जाना जाता था। रे जानता है कि अगर ओकावा टाइम पर नहीं आता तो वो लोग टोस्ट हो जाते क्योंकि उसने उन्हें बैरियर मैजिक से शील्ड किया। ओकावा उन्हें विंग करता है और बोलता है कि अच्छा हुआ वो टाइम पर पहुंच गया उन्हें बचाने के लिए। ओकावा बताता है कि वो दूसरे डंजन में था जो कंट्री की तरफ से रिक्वेस्ट आया था, लेकिन उसे कांटेक्ट किया गया था और वो भी हिनाता ने। ओकावा रे को शॉक कर देता है ये बोलकर कि वो उसे जानता है क्योंकि वो काई का ब्रदर है। ओकावा रे को अश्योर करता है कि उसे वरी करने की जरूरत नहीं है, वो बस उसमें इंटरेस्टेड था। राय ये सुनकर रिलीव्ड हो जाता है और फाइनली ओकावा को असिस्ट के लिए थैंक्स बोलता है। ओकावा इसे सीरियस नहीं लेता और आर वाई को बोलता है कि उसने डंजन बॉस डिफीट करके काफी इंप्रेसिव काम किया है। तब मैंने मॉन्स्टर डिफीट करने के बाद मना स्टोन ड्रॉप होती है। ओकावा शॉक हो जाता है कि स्टोन इतनी बड़ी है। ओकावा समझ जाता है कि डंजन बॉस काफी स्ट्रांग था। वो मना स्टोन रे की तरफ थ्रो कर देता है और रे बैरली उसे पकड़ता है इससे पहले कि वो गिर जाए। ओकावा रे को कंग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि वो उससे आगे भी बहुत कुछ देखने के लिए एक्साइटेड है। ये बोलकर ओकावा डंजन से बाहर निकल जाता है और टीम भी बाहर आ जाती है। एसोसिएशन बिल्डिंग में एंटर करते ही यूरी बोलती है कि ओकावा एक इंटरेस्टिंग फेलो है। रे भी एग्री करता है। हिनाता टीम को आते देखकर शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है, पूछती है कि वो लोग ठीक हैं या नहीं। हिनाता वरीड होती है क्योंकि टीम डंजन में बहुत टाइम ले रही थी। हिनाता रे को स्कोल्ड करती है कि उसने एप्लीकेशन सबमिट करते ही स्ट्रेट डंजन में घुस गया जबकि ये डंजन बाकी से ज्यादा डेंजरस है। फिर हिनाता उनसे प्रोग्रेस पूछती है एक्सपेक्टिंग कि वो लोग अभी भी एंट्रेंस लेवल पर होंगे, लेकिन हिनाता और उसके अटेंडेंट्स ऑलमोस्ट ब्रेन सीजर में चले जाते हैं जब रे बोलता है कि उन्होंने पूरा डंजन कॉन्कर कर लिया है। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर बिलीव नहीं होता और वो मेनियाक्स की तरह स्क्रीम करने लगते हैं। इकाबुकुरो डंजन कॉन्कर होने की इन्फॉर्मेशन जल्दी ही हर जगह फैलने लगती है। गिल्ड्स इधर उधर भागने लगते हैं उस पर्सन तक पहुंचने के लिए जिसने डंजन कॉन्कर किया है। प्रेस को एड्रेस करते हुए या बोलती है कि अब उसके पास अपनी सिस्टर के मेडिकल बिल्स कवर करने के लिए इनफ मनी है और इसके साथ वो आर वाई को इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए थैंक्स भी करती है। आइसोयामा और उसकी पार्टी मेंबर्स ये देखकर पूरी तरह सॉल्टी हो जाते हैं, लेकिन इसोयामा अभी भी यही बिलीव करना चाहती है कि या चीटिंग कर रही है। सेम चीज काई पर भी अप्लाई होती है जो राई के डंजन कॉन्कर करने से अटली पिस्ड रहता है। रे के डंजन कॉन्कर करने की न्यूज हर जगह फैल जाती है, स्पेशली क्योंकि वो पहले कलरलेस के नाम से जाना जाता था। ग्रुप चैट्स भी वाइल्ड हो जाते हैं। फ्रेंड्स एक दूसरे को कॉल आउट करने लगते हैं और बोलते हैं कि रे को ट्रैश टॉक करने के लिए सबको अपोलोजाइज करना चाहिए। जब सब लोग आरवाई को कितना इंप्रेसिव बोल रहे होते हैं उसी बीच आरवाई सोच रहा होता है कि वो और स्ट्रॉन्गर कैसे बने क्योंकि उसने डंजन कॉन्कर दूसरों की हेल्प की वजह से किया था। 3 डेज लेटर राय एसोसिएशन जाता है क्योंकि हिनाता ने उसे समन किया होता है। वो बोलती है कि उसे कुछ सुनना है। रे और गर्ल्स शॉक हो जाती हैं जब हिनाता उन्हें बताती है कि उन्हें एक डंजन कॉन्कर करने का रिक्वेस्ट मिला है। या को बिलीव नहीं होता क्योंकि वो लोग अभी अभी ए रैंक मेजर्स बने हैं। हिनाता बोलती है कि ये पॉसिबल है उनकी रीसेंट अचीवमेंट की वजह से। बेसिकली डंजन एक्सप्लोरेशंस यूजुअली मेजर्स खुद रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन फॉर्मल रिक्वेस्ट ऑफर होना ये एसोसिएशन सिर्फ कुछ लिमिटेड मेजर्स को अलाउ करती है। यह स्माइल करके राय को बोलती है कि सब लोग उस पर काउंट कर रहे हैं, लेकिन राय डिसएग्री करता है और बोलता है कि पूरी पार्टी की जरूरत है। राय हिनाता से पूछता है कि रिक्वेस्ट किसने किया, लेकिन हिनाता रे को बताती है कि वो आंसर नहीं दे सकती क्योंकि हायर अप्स ने उसे सीक्रेट रखने को कहा है। एज एक्सपेक्टेड यूरी चाहती है कि वो मिशन एक्सेप्ट करें सिर्फ इसलिए क्योंकि ये फन लग रहा है। रे ऑब्लाइज्ड होता है एक्सेप्ट करने के लिए क्योंकि एसोसिएशन के थ्रू आया है तो सस्पिशियस नहीं होना चाहिए। तब हिनाटा मेंशन करती है कि एक एस रैंक मेज भी उनके साथ मिशन पर जाएगा। नेक्स्ट डे पार्टी उस लोकेशन पर जाती है जहां उन्हें उस एस रैंक मेज से मिलना होता है। या क्यूरियस रहती है कि वो पर्सन कौन निकलेगा। मोमेंटरली वो उस पर्सन से टकराते हैं और सरप्राइज की बात यह होती है कि वो ओकावा होता है। डंजन में स्टेप करते हुए रे बोलता है कि उसे नहीं लगा था ओकावा ही उन्हें एस्कॉर्ट करेगा। ओकावा स्माइल करके बोलता है कि उसे पता था लेकिन वो सरप्राइज रखना चाहता था। ओकावा बोलता है कि वो मिशन के लिए एक्साइटेड है क्योंकि पूरा वर्ल्ड भी उन्हें वॉच कर रहा है। या ओकावा की केयर फ्री एटीट्यूड देखकर ब्लोन अवे हो जाती है। रे भी अग्री करता है लेकिन उसे याद दिलाता है कि वो फिर भी एस रैंक मैच है। रे ओकावा से पूछता है कि क्या सच में डंजन के अंदर ट्रिकी मैकेनिज्म है। ओकावा बोलता है हाँ, अपेरेंटली स्काउट टीम रिपोर्ट लेकर आई थी कि पाथ ब्लॉक करने के लिए एक वॉल ऑफ फायर है। राय क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि वो उसे डील कैसे करेंगे। ओकावा उन्हें याद दिलाता है कि उसके पास बैरियर स्किल है और जब तक वो उनके साथ है फायरवॉल कुछ भी नहीं है। राय नोटिस करता है कि ओकावा ओवर कॉन्फिडेंट है और वो सोचता है क्या उसे लगता है डंजन ईजी होगा। जैसे ओकावा उसके थॉट्स सुन लेता है। वो राय को बोलता है कि जब वो उसे एक्शन में देखेगा तब समझ जाएगा कि वो कितना कूल है क्योंकि मेन मैन वही होगा और वही पूरी टीम को कैरी करेगा। तबीयत अचानक मॉन्स्टर्स की वेव सामने आ जाती है। रे अपनी टीम को रेडी होने बोलता है फाइट के लिए। वो ये भी देखना चाहता है कि एस रैंक मेज असल में कितना स्ट्रांग होता है।
लेकिन तभी वो ओकावा को कॉर्नर में बैठा देखता है। उसके फेस पर फियर लिखा होता है। ओकावा ट्रियो को बोलता है कि वो मॉन्स्टर्स हैंडल करें क्योंकि वो इन मॉन्स्टर्स के टाइप से फेमिलियर नहीं है। या ओकावा को याद दिलाती है कि वो खुद बोल रहा था मेन मैन बनने की बात। लेकिन रे टीम को बोलता है मॉन्स्टर्स फेस करो और कावर्ड को इग्नोर करो। ट्रियो स्टांस लेती है और इनकमिंग मॉन्स्टर्स पर लॉन्ग रेंज अटैक्स हर्ल करना शुरू कर देती है। यूरी कॉन्फिडेंटली मॉन्स्टर्स के पीछे जाती है, बोलती है ये उन मॉन्स्टर्स के सामने कुछ भी नहीं है जिनसे वो पहले लड़ चुकी है। या और यूरी मेजॉरिटी मॉन्स्टर्स टेक आउट कर देती हैं और राई बोइड्रेसरिबाकी को फायर लांस से फिनिश कर देता है। ओकावा ये देखकर ब्लोन अवे हो जाता है। मॉन्स्टर्स डिफीट होते ही या एक्साइटेड होकर रे के साथ सेलिब्रेट करती है। ओकावा जहां हाइड था वहां से फाइनली खड़ा होता है और बोलता है उसे बग्स पसंद नहीं है और वो थैंकफुल है कि उन्होंने उसकी लाइफ बचाई। तब पीछे से कुछ वुल्व्स अपीयर होते हैं और ओकावा की तरफ चार्ज करते हैं, लेकिन अब वो सीरियस हो जाता है। वो उन्हें स्क्वायर बॉक्स में पिन कर देता है और उन्हें इजीली किल कर देता है। आरवाई और उसकी टीम ये देखकर शॉक हो जाती है। रे ओकावा से पूछता है कि उसने अभी कौन सा स्किल यूज किया। ओकावा बताता है कि उस स्किल का नाम स्क्वायर बॉक्स है और ये उसकी बैरियर स्किल्स में से एक है, लेकिन ये स्किल लार्ज फो के अगेंस्ट यूज नहीं हो सकती। रे कंप्लीटली अमेज्ड हो जाता है क्योंकि उसने इसके बारे में सुना था लेकिन पहली बार इसे देख रहा होता है। मॉन्स्टर्स हैंडल होने के बाद ओकावा बोलता है चलो आगे बढ़ते हैं। रे उसके पीछे चलता है और वो ओकावा को देखकर ऑव में रहता है क्योंकि वो एग्जैक्टली एस रैंक जैसा दिखता है। मोमेंटरली वो फायर वॉल तक पहुंच जाते हैं और ये रिपोर्ट के जैसा ही होता है। फायर की इंटेंसिटी मीटर्स दूर से फील होने लगती है बिना क्लोज गए भी। तभी ओकेवा आगे स्टेप करता है और अपनी बैरियर मैजिक से फायर के बीच पथ बना देता है। टीम एक्साइटेड होकर पासेज से निकलती है और उन्हें जल्दी ही एक और होल मिल जाता है जो बॉस रूम तक जाता है। सब रेडी होते हैं तो राय सजेस्ट करता है कि वो बॉस चेंबर में जाएं। डीप डाउन ओकावा देखना चाहता है कि रे क्या कर सकता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि वो फ्रॉड है या रियल डील। रूम में एंटर करते ही राय कंप्लेन करता है कि कितना हॉट है, जो क्लियरली बताता है कि सामने वाला फो कितना पावरफुल होने वाला है। बॉस बाहर आता है और वो लेवल 68 फ्लेम गार होता है। बॉस की अपीयरेंस ही रे की स्पाइन में शिवर्स भेज देती है। राय पैनिक करता है और मॉन्स्टर को उनकी तरफ आते देख टीम को बोलता है माना बैरियर लगाने के लिए, लेकिन ओकावा बोलता है इसकी जरूरत नहीं है। मॉन्स्टर फ्लेम ब्रेथ अनलीश करता है लेकिन ओकावा अपनी बैरियर मैजिक से उसे इजीली ब्लॉक कर देता है। ये देखकर रे का माइंड ब्लो हो जाता है। ओकावा राय को बोलता है कि डिफेंस वो संभालेगा और ऑफेंस वो लोग संभालें। आरवाई ऑर्डर एक्नॉलेज करता है लेकिन वो एक मोमेंट के लिए सोचता है कि क्या करना है। वो फिगर आउट करता है कि बैरियर कभी भी फेल हो सकता है अगर उसे सिवियर हिट मिला। राय अब इस फ्लेम यूज करने के बारे में सोचता है लेकिन वो आइडिया डिच कर देता है क्योंकि मॉन्स्टर फास्ट है और बॉस लेवल मॉन्स्टर भी है। अब इस फ्लेम का माना यूसेज बहुत हाई होता है, इसलिए रे सोचता है कि उसे मॉन्स्टर को किसी और वे से टेक डाउन करना पड़ेगा। राय चार्ज लीड करता है और यूरी और या को बोलता है गैप ढूंढो अटैक करने के लिए। मॉन्स्टर के पास जाते हुए रे बॉडी एनहांसमेंट एक्टिवेट करता है और लीप कर जाता है। रे मॉन्स्टर को डिसीव करता है जैसे वो हेड ऑन अटैक करने वाला है, लेकिन वो मैन्यूवर करके उसके पीछे चला जाता है और क्रिटिकल हिट लैंड कर देता है। यूरी और या भी पीछे से सपोर्ट करती हैं और बॉस मॉन्स्टर पर लॉन्ग रेंज अटैक्स लॉन्च करती हैं। कंबाइंड अटैक के बाद भी मॉन्स्टर मोबाइल रहता है और इससे रे का डर कंफर्म हो जाता है कि मॉन्स्टर काफी स्ट्रांग है। रे समझ जाता है कि अगर फाइट ज्यादा देर चली तो वो डिसएडवांटेज में आ जाएंगे। रे इंटेंस हीट की वजह से स्वेट कर रहा होता है और उसे रियलाइज होता है कि मॉन्स्टर को जल्दी डिफीट करना ही पैरामाउंट है।